ओके, इट्स स्टार्टेड रिकॉर्डिंग। सो बेस्ड ऑन दैट एक्सपीरियंस मैं आज आपके साथ जो बात करने वाला हूँ वो है कि आप हर एक इंडिविजुअल, हम सब लोग हेल्दी और फिट रहना चाहते हैं। नोबडी वांट टू बिकम सिक। कोई किसी को पसंद नहीं है कि हम हॉस्पिटल जाएं और हमें दवाइयाँ लेनी पड़े, मेडिसिन लेनी पड़े। आप में से कितने लोगों को लगता है कि किसी को पसंद होगा कि हम हॉस्पिटल जाएं, मेडिसिन जाएं? कोई नहीं चाहता, राइट? एवरीबडी वांट टू बिकम हेल्दी। किसी को बीमार नहीं, कोई नहीं चाहता बीमार होना। लेकिन इसके बावजूद भी हमारे घर में, हमारे अड़ोस में, पड़ोस में, रिलेशन में और इवन हमारी फैमिली में हम खुद कहीं ना कहीं कोई ना कोई हेल्थ रिलेटेड इश्यू को फेस कर रहे होते हैं। मतलब छोटी छोटी समस्या हो सकती हैं, वो हेयर फॉल हो सकता है, आपकी जनरल वीकनेस हो सकती है कि दिन भर हम काम करते हैं लेकिन एनर्जी नहीं है, बॉडी में दर्द हो सकता है, बैक पेन हो सकता है ना, कमर में दर्द हो सकता है, लोगों को डाइजेशन की प्रॉब्लम हो सकती है, राइट? ऐसे ये छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हैं जिनको हमने अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लिया है। बड़ी प्रॉब्लम तो है बीपी, शुगर है, राइट? ये ऐसी बीमारियां हैं जो हमारी ज़िंदगी का एक है ना, एक अभिन्न हिस्सा बन चुकी, इंडिस्पेंसिबल पार्ट बन चुकी। किसी से भी पूछो और कैसे हो, 40 ईयर्स एंड अब से सब कुछ बढ़िया है, बस मेरी एक बीपी की टैबलेट चलती है, सुबह ब्रेकफास्ट से ले लेता हूँ, और क्या, और सब बढ़िया है। तो मतलब बीपी शुगर को लोगों ने, जैसे होता है ना, कोरोना अभी नॉर्मल हो गया, अभी दोबारा लॉकडाउन लगा तो ठीक है, आदत हो गई 1 साल की कोई दिक्कत नहीं, फिर मैनेज करेंगे। सो पीपल आर मेंटली रेडी कि हाँ बीपी शुगर होना है 40 के बाद और हमें जिंदगी भर दवाइयाँ खानी है। बट जस्ट इमेजिन करिए कि अगर आपको कुछ ऐसा सोल्यूशन मिले, अगर आपको कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन मिले जिससे आपको ये दवाइयाँ खाने की नौबत ही ना आए। जस्ट इमेजिन, क्योंकि जो हम मेडिसिन खाते हैं वो अगेन इट्स एन एलोपैथी, राइट? ड्रग्स होते हैं, केमिकल्स होते हैं, उनके कुछ इफेक्ट होते हैं तो साइड इफेक्ट बहुत सारे होते हैं, राइट? और हमारी बॉडी जो है, हम नेचर को बिलोंग करते हैं। तो हम ऐसा क्या करें अपने खान पान में, अपनी लाइफस्टाइल में, ऐसा क्या चेंजेस करें जिससे हमें इन बीमारियों से, हम अपने आप को, अपनी फैमिली को बचा सकें? पॉइंट नंबर 1। दूसरी बात ये है कि अगर हमें कोई लाइफस्टाइल डिजीज है, अगर किसी पर्सन को, किसी इंडिविजुअल को ऑलरेडी कोई लाइफस्टाइल डिजीज है, तो हम अपनी लाइफस्टाइल में ऐसा क्या मॉडिफिकेशन करें, अपने न्यूट्रिशन में, अपनी डाइट में क्या ऐसे चेंजेस करें जिससे हमारी जो मेडिसिन पर डिपेंडेंसी है वो मिनिमाइज हो जाए। मतलब सिर्फ नाम के लिए, कंट्रोल करने के लिए हमें कुछ मेडिसिन लेनी पड़े, राइट? तो आज मैं बात करने वाला हूँ लाइफस्टाइल डिजीजेस के बारे में। ये डिजीजेस का रूट कॉज क्या है, बीमारियां क्यों होती हैं, राइट? उसको हम समझेंगे। और उनको कंट्रोल करने के लिए आपको क्या अपने रूटीन में चेंजेस करने होंगे, लाइफस्टाइल में चेंजेस करने होंगे, एंड क्या सोल्यूशन क्या है, नेचर ने आपको क्या सोल्यूशन दे रखा है, राइट? सो आई होप यू ऑल आर रेडी। सो मैं अभी आपके साथ स्क्रीन शेयर करने वाला हूँ। यस, फ्रॉम हियर ऑनवर्ड्स आई विल डिस्कस। सो बेहतर स्वास्थ्य, ऑप्टिमम हेल्थ में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। एंड एक बारी मैं किसी को को-होस्ट बना देता हूँ सो दैट ही विल हेल्प मी आउट, राइट? सुधीर, मैं आपको कोस्ट बना दे रहा हूँ, अगर कुछ रहता है, टेक्निकल इशू रहता है तो यू जस्ट लेट मी नो, राइट? आप म्यूट पर रहिएगा, मैंने आपको कोस्ट बना दिया, अगर कुछ ऑडियो वीडियो में प्रॉब्लम आता है जस्ट लेट मी नो। सो यस, बेहतर स्वास्थ्य क्या है, राइट? कई बार लोगों को लगता है कि अगर हमें कोई बीमारी नहीं है तो हम स्वस्थ हैं। ऐसा नहीं है। एब्सेंस ऑफ डिजीज इज नॉट एन हेल्थ। मतलब ओवरऑल वेलबींग, फिजिकल, मेंटल है, स्पिरिचुअल है, सोशल है, अगर आप सभी तरीके से, कई बार लोग फिजिकली फिट है लेकिन मेंटली फिट नहीं है, तो वो हेल्थ का स्टेटस नहीं है। WHO की डेफिनेशन है कि आप फिजिकली, मेंटली, सोशली, स्पिरिचुअली, आप ओवरऑल अगर आपकी वेलबींग है, देन यू आर हैविंग एन गुड हेल्थ स्टेटस, राइट? आपकी हेल्थ एक अच्छी हेल्थ मानी जाती है, आप ऑप्टिमम हेल्थ पे रह सकते हैं। तो आप कैसे अच्छी हेल्थ मेंटेन करें, ऐसा क्या करें जिससे आप अपनी हेल्थ को बेहतर रख सकें? तो उसके लिए देर आर 4 पिलर ऑफ ऑप्टिमम हेल्थ, राइट? 4 पिलर्स हैं, 4 ऐसे काम हैं जिनको अगर आप डेली बेसिस पर अगर अपने रूटीन का हिस्सा बना लेते हैं तो डेफिनेटली यू कैन मेंटेन अ गुड हेल्थ, अपने आप को हेल्दी और फिट रख सकते हैं। जैसा आप स्लाइड पे देख रहे हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है अर्न, EARN। जिस तरीके से हम और आप वेल्थ को अर्न करते हैं, सिमिलरली यहाँ पर हम भी हेल्थ को अर्न कर सकते हैं। यहाँ पर E स्टैंड फॉर एक्सरसाइज। मैं आपको कोई नई चीज नहीं बता रहा हूँ, ये हम और आपको सबको पता है कि हेल्दी रहना है तो नियमित एक्सरसाइज करना चाहिए, घूमने फिरने जाना चाहिए, वॉकिंग करनी चाहिए। ये पता होने के बावजूद कितने लोग जाते हैं? सबको पता है कि स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए, लिकर नहीं लेना चाहिए, फिर बावजूद लेते हैं। तो कहीं ना कहीं हम खुद रिस्पॉन्सिबल हैं, ऐसा नहीं कि हमें नहीं पता हो। तो एक बार फिर आपको, मतलब है ना, बेसिक्स चीज़ों को मैं ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा, दोबारा से आपको बताना चाहूँगा कि जो चीज़ें हमारे हिंदुस्तान में, आयुर्वेदा में हमारे बड़े बुजुर्ग हमें बताते आए हैं, अगर हमने उन चीज़ों को फॉलो करना शुरू कर दिया, इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिया, तो निश्चित मानिए वो जो पहले ज़माने का 20, 30, 40 साल पहले का रूटीन होता था, दिनचर्या होती थी,
वो दिनचर्या, वो रूटीन अगर हमने अडॉप्ट कर लिया, जितना मैक्सिमम पॉसिबल हो सकता है, 100% तो पॉसिबल नहीं है, पर जितना अडॉप्ट हम कर सकें उतना हमारे हेल्थ के लिए बेनिफिशियल है। तो एक्सरसाइज करना, रेगुलर एक्सरसाइज। एक्सरसाइज का मतलब ये नहीं कि आपको जिम जाना है और योगा करना है। एक्सरसाइज का मतलब है बॉडी का वर्कआउट होना चाहिए, फिजिकल एक्टिविटी होनी चाहिए। आज की डेट में फिटमेंट्स आ चुके हैं, तो एक एटलीस्ट एक, अगर आपको अपनी अच्छी हेल्थ मेंटेन करनी है तो 5000 स्टेप पर डे का आपको टारगेट लेना चाहिए। इतना मिनिमम वॉकिंग आप अगर करते हैं तो आप अपने आप को बहुत हेल्दी और फिट रख सकते हैं। सो रेगुलर एक्सरसाइज फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकंड, पॉजिटिव एटीट्यूड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लोग के साथ में बहुत अच्छी इनकम है, राइट, सब कुछ अच्छा चल रहा है, लेकिन उसके बाद भी अगर उनके दिमाग में टेंशन है, राइट, अगर वो स्ट्रेस्ड में है, तो उसके बाद भी वो अच्छी हेल्थ मेंटेन नहीं कर सकते, राइट। लेट मी डिसेबल द चैट सो दैट देयर विल बी नो डिस्ट्रैक्शन। ओके, थैंक यू। तो पॉजिटिव एटीट्यूड होना बहुत जरूरी है। ज्यादातर आज की दिमाग में जो बीमारियां हैं, जो स्ट्रेस का सबसे बड़ा रीजन है, मतलब स्ट्रेस किस बात का है कि पड़ोसी घर में गाड़ी आ गई है, पड़ोसी घर में हमसे बड़ा टीवी आ गया, पड़ोसी का बच्चा हमसे बड़े स्कूल में पढ़ रहा है, बेवजह के स्ट्रेस पाल रखे हैं। और सबसे बड़ा जो स्ट्रेस का रीजन है वो है हमारा सोशल मीडिया, हमारे न्यूज चैनल, टीवी चैनल्स। दिन भर इतना नेगेटिव दिखाया जाता है, आपके दिमाग में डाला जाता है कि आप कुछ भी, बिना कुछ भी ना चाहते हुए आपके दिमाग में स्ट्रेस पैदा हो जाता है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने दिन की शुरुआत करें तो आप अपने आप को टीवी चैनल, न्यूज चैनल, जो भी नेगेटिव चीजें हैं उनसे आप दूर रखें। और रात को सोने से पहले आप कोई टीवी, न्यूज या कोई भी हॉरर सीरियल या कोई भी ऐसी चीजें ना देखें जिससे आपको स्ट्रेस पैदा होता हो। कुछ पॉजिटिव चीजें, कुछ अच्छा म्यूजिक, कुछ रिलैक्सिंग चीज आप देखें जिससे आपकी दिन की शुरुआत अच्छी हो और रात को आप सोने जाएं तो आप रिलैक्स मोड में रहें, राइट। तीसरी चीज है वो है एडिक्वेट रेस्ट। एज ए ह्यूमन बॉडी हम एक मशीन की तरह काम करते हैं, वी नीड रेस्ट ऑल्सो, राइट। तो 6 से 8 घंटे की साउंड स्लीप, मिनिमम 6 घंटे से 8 घंटे की एक ऐसी नींद की रात को जब सोएं तो सुबह बिल्कुल उठें। बाद में अगर रात को आप बार बार उठ रहे हैं तो इट्स नॉट अ साउंड स्लीप। तो एक प्रॉपर स्लीप आपकी होना जरूरी है। और एन का मतलब होता है न्यूट्रिशन, मतलब बैलेंस डाइट। तो आप में से जितने भी लोग आज इस सेशन को अटेंड कर रहे हैं, मैं अगर आपसे बात करूं कि आप में से कितने लोगों को लगता है कि आज आप बैलेंस डाइट ले रहे हैं, तो बहुत सारे लोगों का जवाब होता है कि मैं ले रहा हूं। बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं कि सर पता ही नहीं बैलेंस डाइट होती क्या है। पर लेट मी टेल यू वन थिंग, बैलेंस डाइट जो है, बैलेंस डाइट का मतलब क्या है, और राइट, और ओके, बहुत सारे लोगों को लगता है कि नहीं सर मैं तो दाल रोटी खा रहा हूँ और कोई भी तला भुना नहीं खाता हूँ, 2 रोटी सुबह 2 रोटी शाम को, दाल चावल खाता हूँ, मैं मतलब बहुत हेल्दी खाना ले रहा हूँ। मैं आपको बताना चाहूंगा ये बैलेंस डाइट नहीं होती है, कंट्रोल डाइट होती है, राइट। अच्छा, इन चारों चीजों में क्या चीज आपके कंट्रोल में है? एक्सरसाइज करना या ना करना आपके कंट्रोल में। आप चाहें तो कर सकते हैं, नहीं चाहेंगे तो कोई कुछ नहीं कर सकता। इट्स ऑल डिपेंडेंस ऑन यू। पॉजिटिव एटीट्यूड रखना भी आपके हाथ में है, रेस्ट करना भी आपके हाथ में है। पर चौथा जो सबसे इंपॉर्टेंट पिलर है, जिस पे मैं आज पूरा प्रेजेंटेशन आज इसी पे बेस्ड है, न्यूट्रिशन बैलेंस डाइट पे बेस्ड है, कि बैलेंस डाइट आपके हाथ में लेना क्या है। आपके हाथ में ये है कि आप आज कौन सी सब्जी बनाएंगे, आप कौन सी दाल खाएंगे, ये आपके हाथ में है, ये चूज आप कर सकते हैं। बट जो सब्जी, दाल, फल, फूल, उनको कैसे प्रोड्यूस किया गया और वो आप तक कैसे पहुंचे, उनकी कैसे प्रोसेसिंग करी गई, वो आपके कंट्रोल में नहीं है। और ये सबसे बड़ा कंसर्न है आज हमारे देश में, राइट। हमारे देश में बहुत स्ट्रिक्ट कानून नहीं है, लोग कुछ भी एडल्ट्रेशन कर रहे हैं, मिलावट कर रहे हैं, जरूरत से ज्यादा केमिकल यूज कर रहे हैं। और वो एडल्ट्रेशन, केमिकल, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, टॉक्सिन्स कहीं ना कहीं हमारे बॉडी में धीरे धीरे जाके हमारे बॉडी को डैमेज कर रहे हैं। और फिर पता चल रहा है कि कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी हो गई। तो आज हम बात करेंगे हम ऐसा क्या करें, आप अपने लाइफस्टाइल में ऐसा क्या करें, कुछ ऐसा न्यूट्रिशन लें जिससे आपके बॉडी में जो टॉक्सिन्स जा रहे हैं वो टॉक्सिन आपके बॉडी से बाहर निकल जाए और अपने आप को, आप अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट कर सकें, राइट। सो इस चीज को डिटेल में समझने के पहले लेट्स अंडरस्टैंड ह्यूमन बॉडी। हम अपने बॉडी के बारे में समझते हैं कि हमारा ह्यूमन बॉडी है ये एक्चुअली में बना कैसे है, इसका पूरा सिस्टम कैसे काम कर रहा होता है। और एक थेरेपी है जिसको मैं बोलता हूँ सेलुलर नरिशमेंट थेरेपी। जैसे एक आयुर्वेदा है, नेचुरोपैथी है, एक्यूप्रेशर है, तमाम तरह की अलग अलग थेरेपीज हैं और हर एक थेरेपी का अपना एक ऑब्जेक्टिव होता है जिसके अपने अलग एडवांटेजेस होते हैं। तो सेलुलर नरिशमेंट थेरेपी के पीछे जो साइंस है वो ये है कि हमारे बॉडी की जो सबसे छोटी स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट होती है वो सेल होती है, राइट। यहाँ पर आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर, सबसे छोटी यूनिट होती है सेल। और ह्यूमन बॉडी लगभग 63 ट्रिलियन, मतलब ह्यूज नंबर्स हैं, इतनी सेल से मिलकर बना होता है। और ये जो सेल है, एक सेल, हमारी लाइफ की सारी लिविंग एक्टिविटीज इस सेल के अंदर ऑपरेट हो रही होती है। जो भी हम एक्टिविटीज कर रहे हैं, हमारा जो हम खाना खाते हैं वो न्यूट्रिशन सेल के अंदर जा रहा होता है, सेल के अंदर से हमें एनर्जी प्रोड्यूस हो रही होती है। हमारे बॉडी में जितनी भी लिविंग प्रोसेस चल रही है वो सेल के लेवल पर चल रही होती है। मतलब हमारे बॉडी को अगर बात करें कि कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हमारी बॉडी के सेल जो है वो एक रिप्रेजेंटेशन है। तो जब ये सेल आपस में मिलती हैं तो बनते हैं टिश्यूज, टिश्यूज आपस में मिलते हैं तो बनते हैं ऑर्गन, और ऑर्गन आपस में मिलते हैं तो बनते हैं सिस्टम।
हमारे बॉडी में अलग अलग काम करने का अलग अलग सिस्टम है। जैसे कि सर्कुलेटरी सिस्टम अलग है, जिसका काम है पूरे बॉडी में ब्लड को सप्लाई करना। डाइजेस्टिव सिस्टम का काम है पूरे बॉडी में डाइजेशन को मेंटेन करना। एक्सक्रीटरी सिस्टम का है हमारे बॉडी से पूरे टॉक्सिन्स को, वेस्ट मटेरियल को निकालना, राइट। रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक अलग काम है। एंडोक्राइन सिस्टम का अलग काम है, राइट। इम्यूनिटी सिस्टम का एक अलग काम है। तो हमारे बॉडी में अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, अलग अलग सिस्टम है, जिनकी अपना एक जिम्मेदारी है। जब ये सिस्टम आपस में मिलके काम कर रहे होते हैं तो एक एज ए पूरी बॉडी मशीनरी हमारी काम कर रही होती है। जैसे कि हमारे देश में अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, किसी कंपनी में अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं। अगर सारे डिपार्टमेंट आपस में कोऑर्डिनेशन से काम करेंगे तो एक कंपनी, एक संस्था, एक देश बहुत अच्छे से चलने वाला है। लेकिन अगर कोई डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट से क्लैश कर ले, कोऑर्डिनेट नहीं करे, तो क्या लगता है वो सिस्टम ठीक से काम कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। सेम हमारी ह्यूमन बॉडी के साथ में है। तो कोई भी सिस्टम का मेन काम क्या है? सेल। अब सेल को जो प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलना चाहिए, प्रॉपर प्रोटीन विटामिन मिलना चाहिए, वो नहीं मिल पा रहा है। उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि हमारी अनहेल्दी लाइफस्टाइल हो चुकी है, हमारा खाने पाने का रूटीन पूरा डिस्टर्ब हो चुका है, और ऊपर से टॉक्सिन्स और पोल्यूशंस सेल के अंदर एक्यूमुलेट होते जा रहे हैं जो निकल नहीं रहे। तो इससे हो क्या रहा है, ओवरऑल जो सेल की परफॉर्म करने की कैपेसिटी थी वो धीरे धीरे रिड्यूस होती जा रही है। मतलब अगर आपके डाइजेशन, लिवर की सेल्स जो परफॉर्म करना चाहिए, अगर वो प्रॉपर परफॉर्म नहीं करेगी, इसका मतलब आपका लिवर ठीक से काम नहीं करेगा। जब लिवर ठीक से काम नहीं करेगा तो क्या होगा? आपको डाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम होने लगेगी। अब आप डाइजेशन के लिए चूरन खा लें, लग्जेटिव खा लें, कुछ भी कर लें, वो सिर्फ टेम्परेरी काम है। जब तक रूट कॉज पे काम नहीं होगा तब तक आपको परमानेंट रिलीफ नहीं मिलने वाला। तो आज हम बात करेंगे कि जो सेल है ना, आयुर्वेदा में बोला जाता है कि कोई भी बीमारी की रूट कॉज क्या है? जड़। तो सेल, अगर आपने सेल को प्रॉपर न्यूट्रिशन पहुंचा दिया और सेल के अंदर जो टॉक्सिन्स है वो निकाल दिए, तो आपकी सेल ऑप्टिमम लेवल पर, अच्छे लेवल परफॉर्म करेगी। जब आपकी सेल अच्छे से परफॉर्म करेगी तो एज ए ओवरऑल ह्यूमन बॉडी जो आपकी है, शरीर है, ये परफेक्ट तरीके से काम करने वाला है। सो जब आप सेलुलर नरिशमेंट थेरेपी का जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि आपके सेलुलर लेवल तक प्रॉपर न्यूट्रिशन पहुंचाना, जिससे आपकी पूरे ह्यूमन बॉडी अच्छे तरीके से काम कर पाए। तो ये कैसे पॉसिबल होगा? देखिए, हमारे बॉडी को जो चाहिए, वो हमारे बॉडी को चाहिए फ्रेश एयर। आज मैं दिल्ली, आज न्यूज़पेपर देख रहा था, दिल्ली में वर्ल्ड की टॉप सिटीज में अगर पोल्यूशन की बात करी जाती है, हमारे बॉडी को फ्रेश एयर चाहिए, पर इतना हाई लेवल का पोल्यूशन है कि वो ये पोल्यूशन टॉक्सिन्स हमारे बॉडी में जा रहे हैं। अब इससे बचने के लिए आपके क्या सोल्यूशन है? भाई आप ऐसा तो नहीं घर के अंदर हमेशा बंद रहेंगे, आपको बाहर जाना है, ट्रैवल करना है, सब कुछ करना है। तो फ्रेश एयर चाहिए, लेकिन मिल रही है पोल्यूटेड एयर। हमें चाहिए प्योर वाटर, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत सारी ऐसी फैमिलीज हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको प्योर वाटर नहीं मिल पा रहा। हर जगह आरओ वाटर नहीं लगा हुआ है। हमारे बॉडी को चाहिए 46 डिफरेंट टाइप के विटामिन और मिनरल, लेकिन हमारा डाइट क्या है? हम बस भागते भागते दाल चावल सब्जी रोटी जो भी हमने खाया, जिस भी एरिया में आप रहते हैं कंट्री के, जो भी आपको बेसिक न्यूट्रिशन वहाँ का प्रिंसिपल फूड है वो आप खाते निकल लेते हैं। बट जो आपने खाना खाया, जो आपने पेट भर खाना खाया, क्या उस खाने में जितनी आपकी बॉडी को रिक्वायरमेंट थी उतना न्यूट्रिशन आपने दिया? सवाल ये है, राइट। सो सिर्फ पेट भरने मात्र से ये मत समझिए, पेट भर तो बर्गर और पिज्जा से भर जाता है, राइट। पर क्या आपकी बॉडी को उतना न्यूट्रिशन मिल पाता है? तो ऑब्जेक्टिव पेट भरना नहीं है, ऑब्जेक्टिव है कि आपके बॉडी को जो रिक्वायरमेंट थी न्यूट्रिशन की, क्या वो आप फुलफिल कर पा रहे हैं? दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और यही आज मेरे इस बात का जो मैं आज करने वाला हूँ, वही मेरा सब्जेक्ट भी है। तो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट बैलेंस डाइट इज ऑल अबाउट। बैलेंस डाइट का मतलब क्या है? बैलेंस डाइट का मतलब ये है कि ह्यूमन बॉडी को जितना न्यूट्रिशन चाहिए, डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी का न्यूट्रिशन चाहिए, आप उसे एक बैलेंस क्वांटिटी में दे रहे हैं। तो न्यूट्रिशन में ऐसे कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं? तो जब भी आप कुछ भी खाना खाते हैं, सुबह ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, सुबह से लेकर रात तक आप जो भी फूड कंज्यूम करते हैं, खाना खाते हैं, अल्टीमेट उसका डाइजेशन होता है, और डाइजेशन होने के बाद वो अपने बेसिक कंपोनेंट्स में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे अगर आपने राइस खाया, चपाती, आलू, कोई मीठी चीज खाई, तो उससे आपको बॉडी को कार्बोहाइड्रेट मिलेगा। कार्बोहाइड्रेट आगे ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, जिससे आपकी बॉडी को एनर्जी मिलती है, राइट। फिर आपने कोई ऑयली सब्सटेंस खाया, उससे आपको फैट मिलता है। दाल, दूध, नॉनवेज से आपको प्रोटीन मिलता है। फाइबर और विटामिन, मतलब फ्रूट्स एंड वेजिटेबल से आपको विटामिन और मिनरल्स मिलते हैं। फाइबर आप सैलड से मिल रहे हैं। और वाटर मतलब जो भी आपको 8 से 10 गिलास पानी चाहिए। दिस इज व्हाट हमारा डेली बेसिस पे कंजप्शन है। अब सवाल ये पैदा होता है कि आपको लग रहा है कि मैं तो नहीं, बहुत अच्छा खाना खा रहा हूँ, मैं, मेरी डाइट बहुत अच्छी है। बट अभी मैं आपको कुछ रिसर्च और डेटा शेयर करूंगा, जिससे आपको रियलाइज होगा कि नो, जो आपको लगता है कि आप बहुत अच्छा खाना खा रहे हैं, सब कुछ लेने के बावजूद भी आपको बहुत सारा न्यूट्रिशन जो इंपॉर्टेंट है, क्रिटिकल है, वो शायद नहीं मिल पा रहा है। तो इंडिया में सर्वे किया गया हमारे डाइट का, कि हमारी डाइट में क्या क्या कंपोनेंट होते हैं। तो सर्वे में ये पाया गया कि मैक्सिमम लोगों की जो डाइट है इंडिया में, हमारी डाइट में कार्बोहाइड्रेट और फैट जो है, ये ज़्यादा क्वांटिटी में रहते हैं। मतलब जितनी आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है उससे आप ज़्यादा ले रहे हैं। और कार्बोहाइड्रेट से आपको मिलता है एक्स्ट्रा कैलोरीज।
तो जब आप एक्सेस क्वांटिटी में कार्ब्स और फैट खाएंगे वो बॉडी में जाके फैट में कन्वर्ट हो जाता है। जब फैट बढ़ेगा तो आपको ओबेसिटी बढ़ेगी, वजन बढ़ेगा, और उसके बाद आपको टाइप 2 डायबिटीज, बीपी, शुगर, हार्ट अटैक और तमाम तरह की प्रॉब्लम्स आपको होना शुरू हो जाएंगी। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि अगर आपको अपनी हेल्थ अच्छी रखनी है तो आपके डाइट में अगर आप कार्ब्स और फैट ज़्यादा क्वांटिटी में ले रहे हैं तो उसकी मिनिमम कम से कम क्वांटिटी करिएगा। जंक फूड जो आप ले रहे हैं इसको मिनिमाइज करिएगा। नहीं तो आज की डेट में ट्रेंड है, कहीं भी बाहर जा रहे हैं, शाम को भूख लग रही है, वीकेंड पे जा रहे हैं तो हम पार्टी करते हैं, जंक फूड खा रहे हैं। अल्टीमेटली आप पैसा खर्च करके अपने आप को बीमार करने की तैयारी कर रहे हैं। सी, आप रेस्टोरेंट जा रहे हैं, आप जितनी भी फास्ट फूड की रेस्टोरेंट की चेन है, ये क्या है, आप अपने आप को इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं बीमार होने के लिए। ईएमआई दे रहे हैं हर महीने, वीकेंड्स पे जाके आप 500,000 रुपये खर्चा करते हैं कि आने वाले 5 साल बाद मुझे बीपी शुगर हो जाए। हमें सोचने की जरूरत है हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। इट इज योर हार्ड एंड मनी। आप उसी से फ्रूट जूस ले सकते हैं, आप उसी से न्यूट्रिशन की अच्छी चीजें ले सकते हैं। पैसा आपका है, हेल्थ आपकी है, बट आपको डिसाइड करना है कि आप उस पैसे को कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो कार्ब्स और फैट्स कम मात्रा में है, बट ज़्यादा मात्रा में जो आपको मिल रहा है उसको आपकी क्वांटिटी कम करना है। प्रोटीन, विटामिन, मिनरल ये आपको जितना लेना चाहिए उतना आपके डाइट में नहीं है, राइट। तो इसकी क्वांटिटी आपको इंप्रूव करने की ज़रूरत है, जो आपको आगे वाली स्लाइड में मैं शेयर करने वाला हूँ। तो जब आप अपनी डाइट में इनका बैलेंस बना लेंगे तब जाके आपकी डाइट एक बैलेंस डाइट होने वाली है। बैलेंस डाइट ना मिलने का सबसे बड़ा रीज़न क्या है? हमारी लाइफस्टाइल। हम अपने जॉब में, अपने ट्रेडिशनल बिजनेस में, काम में इतने बिजी हो गए हैं। पिछले 20-30 साल पहले इतना मॉडर्नाइजेशन नहीं था, इतने ज़्यादा जॉब के प्रेशर नहीं होते थे, लोगों की लाइफ बहुत कंफर्टेबल थी, इसलिए लोगों को इतनी बीमारियां नहीं थी। लेकिन जैसे जैसे ज़माना बदल रहा है, चीज़ें बदल रही हैं, फास्ट पेस लाइफस्टाइल होने की वजह से हमारी प्रायोरिटी चेंज हो गई हैं, राइट। हेल्थ लास्ट प्रायोरिटी पे। तो होने उससे हो क्या रहा है कि आपका जो खाने का रूटीन है, आइडियली सुबह 8 बजे ब्रेकफास्ट, 12-1 से लंच, और रात को 8 बजे से पहले आपका डिनर हो जाना चाहिए। ब्रेकफास्ट हैवी होना चाहिए, लंच थोड़ा लाइट होना चाहिए, डिनर बिल्कुल लाइट होना चाहिए। मैं आप जितने भी लोग इस सेशन को अटेंड कर रहे हैं, मैक्सिमम लोगों के साथ क्या हो रहा है? उल्टा हो रहा है। ब्रेकफास्ट कभी होता ही नहीं है, और खासकर वुमेन के साथ में तो वो पूरी घर को केयर करने में इतनी बिजी रहती हैं कि मैक्सिमम वुमेन्स वो ब्रेकफास्ट ही नहीं करती। उनका सीधा लंच होता है सबको खिलाने पिलाने के बाद 2 बजे। सो अगर आप के खाने में 6 घंटे से ज़्यादा का गैप है, राइट, आप बहुत लेट, और आपका खाने का रूटीन प्रॉपर नहीं है, इससे आपकी बॉडी में इंसुलिन प्रोडक्शन बढ़ता है, राइट, ग्लूकोज लेवल, ब्लड शुगर लेवल बढ़ता है, और वही एक जब लंबे समय तक बना रहता है तो बीपी शुगर होने की पूरी तैयारियां हो जाती हैं। तो खाने का रूटीन बहुत इंपॉर्टेंट है, खाने की क्वांटिटी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कब कौन सा खाना खा रहे हैं। आयुर्वेदा में बहुत स्पष्ट बताया गया है कि सर्दियों में क्या खाना है, गर्मियों में क्या खाना है, बारिश के सीजन में क्या खाना है, क्या नहीं लेना है, पथ्य अपथ्य सब बताया गया है। सब चीज़ें हज़ारों साल पहले बता दी गई हैं, पर हम शायद उस तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे, बीमार हो जाते हैं, फिर हम सब करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो क्यों ना हम बीमार होने से पहले थोड़ा सा कॉशियस हो जाएं और प्रिवेंटिव मेजर्स लेना शुरू कर दें, जिससे हम अपने आप को और अपने फैमिली को हेल्दी रख सकते हैं। तो ये लाइफस्टाइल बहुत फास्ट हो गई, और सबसे बड़ा जो चैलेंजिंग टास्क है और रीज़न है लोगों के बीमार होने का, वो है इंक्रीजिंग पोल्यूशन। आज आप देख रहे हैं कोई भी फ्रूट्स, वेजिटेबल आप ले रहे हैं वो प्योर नहीं आ रही, ह्यूज क्वांटिटी ऑफ इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड यूज़ किए जा रहे हैं। पंजाब में हमने ग्रीन रेवोल्यूशन तो ला दिया, किसानों ने इतना ज़्यादा केमिकल इंसेक्टिसाइड यूज़ किया कि आज वहाँ पर हर दूसरे तीसरे घर में कोई ना कोई कैंसर का मरीज है। स्पेशल कैंसर ट्रेन चलाई जा रही है मुंबई के लिए, इतने नंबर ऑफ केसेस बढ़ गए हैं। पहले कहाँ होता था वुमेन्स में कैंसर, आज ओवेरियन कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर के रिस्क कितने बढ़ गए हैं। एक इंसान कभी स्मोकिंग नहीं करता पर उसको लंग कैंसर हो गया, हेड एंड नेक कैंसर हो गया। मैंने 5 साल जॉब किया है कैंसर डिवीजन में, तो मैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। एक नॉर्मल पर्सन जो बिला उसने कुछ भी ऐसी बैड हैबिट नहीं है, उसको कैंसर हो जा रहा है। कहाँ से पैदा हो रहा है कैंसर? इन्हीं सब हार्मफुल केमिकल्स की वजह से, जहरीले इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड की वजह से हो रहा है। मेरा सवाल आपसे सिर्फ इतना सा है कि क्या आपके पास इन सब टॉक्सिन केमिकल से बचने का कोई सोल्यूशन है? एक सोल्यूशन मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि हम सब लोग अपने अपने घर में किचन गार्डन बना लें, अपने अपने फार्म हाउस बनाएं और नेचुरल तरीके से ऑर्गेनिक फार्मिंग करना शुरू कर दें। तो मुंबई वाला पर्सन बोलेगा साहब मैं नौकरी पे जाऊंगा कि खेती करूंगा। कितने लोगों के लिए प्रैक्टिकली फिजिबल है? लेस देन 1%, राइट। तो हर किसी के लिए प्रैक्टिकली फिजिबल नहीं है। खाना पीना आप छोड़ नहीं सकते, खाना तो हमारी मजबूरी है भाई, मार्केट से ही लाना है। तो इसमें बहुत सारा रिसर्च किया गया कि हम ऐसा क्या करें जिससे ये जो हमारे बॉडी में टॉक्सिन और पोल्यूशन जा रहे हैं ये न्यूट्रलाइज हो जाए, इनएक्टिव हो जाएं, और इनसे होने वाला जो डैमेज है उनसे हम अपने आप को प्रोटेक्ट कर लें। दूसरी चीज है फ्री रेडिकल्स। फ्री रेडिकल्स मतलब, इसको समझिएगा अगर, कि जब आप घर में एप्पल को काट के रख देते हैं तो एप्पल कैसा हो जाता है? रेड कलर का हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि बाहर इतना ऑक्सीडेशन है, फ्री रेडिकल्स हैं जो उसको डैमेज कर रहे हैं।
लोहे को आप खुला छोड़ देते हैं तो उसमें जंग लग जाती है, रस्ट लग जाती है। ठीक ऐसे ही फ्री रेडिकल्स क्या करते हैं, हमारे बॉडी को इंटरनली डैमेज कर रहे हैं फ्री रेडिकल्स। और जब लंबे समय तक ये डैमेज होती रहती है तो वो एक क्रोनिक डिजेनरेटिव डिजीज में कन्वर्ट हो जाती है। क्रोनिक डिजेनरेटिव डिजीज, क्रोनिक मतलब लंबे समय तक चलने वाली, डिजेनरेटिव मतलब धीरे धीरे जो डैमेज हो रही है, डिजेनरेटिव डिजीज। और एक बार ये डिजीज आपके बॉडी में पनप गई, एस्टेब्लिश हो गई, फिर दवाइयां जिंदगी भर खाना है और परेशानी परेशानी झेलना है। तो मैं आपसे जो बात कर रहा हूँ, इतना सब कुछ बताने के पीछे जो मेरा पर्पस है वो ये है कि वक्त आ गया है अब जागने का, बहुत हो गया। ये जो लिस्ट आपके सामने दिख रही है ये वो डिसीज की लिस्ट है, कैंसर, शुगर, हार्ट अटैक, ब्लड प्रेशर, आर्थराइटिस, अस्थमा, राइट। ये सारी की सारी बीमारियां किसी बैक्टीरिया और वायरस के इन्फेक्शन से नहीं होती। दो तरह की बीमारियां होती हैं, एक बीमारी जो होती है बैक्टीरिया वायरस के इन्फेक्शन से होती है जिसको हम बोलते हैं इन्फेक्शियस डिसीजेस। वैसी बीमारियों को कंट्रोल करने के लिए मेडिकल साइंस ने, एलोपैथी ने तमाम तरह की दवाइयां, एंटीबायोटिक और वैक्सीन बना ली है, तो वो कंट्रोल हो गई। जैसे अभी कोविड आया, ये वायरस की वजह से हो रहा है तो उसके लिए वैक्सीन बना लिया, काम खत्म, वैक्सीन लग जाएगा, इम्यूनिटी डेवलप हो जाएगी, काम खत्म हो जाएगी। लेकिन ये जो बीमारियां हैं, इन बीमारियों के साथ सबसे बड़ा चैलेंज ये है, बीपी, शुगर, हार्ट अटैक के साथ में, कि ये बीमारी कभी एक दिन में डेवलप नहीं होती। ऐसा नहीं होता कि कल आप किसी बर्थडे पार्टी में गए या किसी शादी पार्टी में गए, आपने तो रसगुल्ले ज़्यादा खा लिए या बटर ज़्यादा लगा लिया तो आपको अगले दिन हार्ट अटैक आ गया, बीपी डायग्नोज हो गया। ऐसा नहीं होता, एक दिन में डेवलप नहीं होती। ये बीमारी आपके बॉडी में धीरे धीरे डेवलप हो रही होती है, और जब ये डेवलप हो रही होती है तब आपको पता नहीं रहता। पता कब चलता है? पता चलता है ऑल ऑफ सडन, कि कल तो वर्मा जी से मिला था, शाम को बहुत बढ़िया थे, और आज सुबह वर्मा जी आईसीयू में एडमिट है, क्या हो गया? क्योंकि उनको हार्ट अटैक आ गया। तो वर्मा जी को, यहाँ पर अगर कोई मिस्टर वर्मा हो तो डोंट टेक इट पर्सनल, आई एम जस्ट टेकिंग एन एग्जाम्पल। वर्मा जी को रातों रात हार्ट अटैक नहीं आया। वर्मा जी ने पिछले 20 साल बहुत कड़ी मेहनत करी हार्ट अटैक लाने के लिए। वर्मा जी ने कभी सुबह वॉकिंग नहीं करी, वर्मा जी ने दबा के रसगुल्ले खाए, दबा के कार्बोहाइड्रेट खाया, और कभी वीकेंड में पार्टी होती थी, सब कुछ होते, सारे अच्छे काम जो करने चाहिए हार्ट अटैक लाने के लिए उन्होंने किए। अब हार्ट अटैक आ गया, अब भगवान के पास मंदिर में जाके विनती करना है कि भगवान बचा लो। भगवान क्या करेंगे बताइए मुझे? वी आर रिस्पॉन्सिबल, हम जिम्मेदार हैं इन बीमारियों के लिए, हमने अपनी गलतियों से पैदा करी हैं। तो जब ये बीमारियां हमने पैदा करी हैं तो हम ही खत्म कर सकते हैं ना। अगर अभी किसी को बोला जाए, इसीलिए बोला जाता है कि वंस यू अचीव एज ऑफ 25 ईयर्स, 20-25 साल के जब हो जाते हैं, आपको साल में एक बार एनुअल हेल्थ चेकअप करा लेना चाहिए। उससे पता क्या होगा कि अगर आपके बॉडी में कोई भी पैरामीटर डिस्टर्ब हो रहा होगा तो आपको पहले से पता चल जाएगा। थोड़ा सा अगर शुगर लेवल, मतलब प्री डायबिटिक कंडीशन में है, आपकी शुगर 170-180 के आसपास जा रही है, 200 के ऊपर नहीं गई है, तो आप कंट्रोल कर सकते हैं। लिपिड प्रोफाइल थोड़ा सा बड़ा है तो आप उसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो अगर आपको हेल्दी और फिट रहना है तो आपको एक बार साल में एक बार कंप्लीट चेकअप कराना चाहिए। आपकी एनिवर्सरी, बर्थडे आप फिक्स कर लीजिए, पर कराते रहिए, जिससे अगर कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप उसको अर्ली एज में, बहुत अर्ली से डिटेक्ट कर सकते हैं। पर हम ऐसा नहीं करते। क्यों नहीं करते? अरे यार सर, कुछ भी अगर हमने चेकअप कराया, कुछ भी चीज़ें डिस्टर्ब निकलेगी तो टेंशन शुरू हो जाएगी। अच्छा, जब हार्ट अटैक आएगा तब ज़्यादा टेंशन होगी कि अभी अगर हम चेकअप करा लें और थोड़ा सा कोलेस्ट्रॉल बढ़ा निकले और हम अपने लाइफस्टाइल को चेंज करके उसे कंट्रोल कर लें। समझदारी कहाँ पर है? हमें सोचने की ज़रूरत है। हमारे पास जो 2 व्हीलर 4 व्हीलर है ना, उसकी हम साल में 4 बार 5 बार सर्विस कराते हैं खराब होने से पहले। आप याद करो कि आपने स्वस्थ रहते हुए कब अपना चेकअप कराने की सोची? हमने अपने बॉडी को टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिया है, क्योंकि फ्री में मिली हुई है। गाड़ी की चिंता इसलिए क्योंकि 10 लाख रुपए लगाए हुए हैं। टेक योर बॉडी वेरी सीरियसली, इसको एक मंदिर की तरह ट्रीट करें। जैसा आप बॉडी को ट्रीट करने वाले हैं, बॉडी भी आपको वैसे ही रिप्लाई देने वाली है। चॉइस आपके पास है। अगर आप इस पर अत्याचार करोगे तो फिर रेस्ट ऑफ द लाइफ 40-45 के बाद तैयार हो जाओ, जिंदगी भर आपको पेन झेलना होगा। सो द पॉइंट इज दैट आपके पास दो सोल्यूशन है, दो ऑप्शन है। अगर आज आप हेल्दी हैं, आपके पास ऊपर वाले की ब्लेसिंग्स हैं, कृपा है कि आज आपको कोई मेडिसिन नहीं लेनी पड़ रही, राइट? तो क्यों ना हम आज से और अभी से अपनी हेल्थ को मेंटेन करने के लिए कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस करें, कुछ हेल्दी हैबिट्स डेवलप करें। दूसरा ऑप्शन हो सकता है बहुत सारे लोगों के पास, सर अभी तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई चैलेंज नहीं है, जब हार्ट अटैक आएगा तब मैं कुछ चेंजेस करूंगा, तब मैं कुछ समझूंगा आपकी बात को। तो चॉइस आपके पास है। तब आप अगर बाद में करेंगे तब आपके आपके हाथ में चीज़ें नहीं होंगी। चीज़ें आज आपके हाथ में, कंट्रोल में। अगर आज से अभी आप काम करेंगे, अभी आप जो काम करेंगे हो सकता है 100-200-500-1000 रुपये में काम निपट जाएगा, लेकिन जब बीमार होने की बात करेंगे तो लाखों रुपए लग जाएंगे, फिर भी आराम नहीं मिलने वाला। सो आई एम टॉकिंग अबाउट प्रिवेंशन। प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर।
नाउ तो सोल्यूशन क्या है? अगर आपको हेल्दी रहना है, फिट रहना है, प्रिवेंट अपने आप को लाइफस्टाइल डिजीज से बचाना है, तो वही 4 पिलर पे काम करना है। रेगुलर एक्सरसाइज, पॉजिटिव एटीट्यूड, रेस्ट, न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन मतलब आप जो खाना खाते थे, वो जो आप खाना खा रहे खाते रहिएगा। खाने में आप जो एक्स्ट्रा कैलोरी जंक फूड लेते थे उसको मिनिमाइज कर दीजिएगा। अब आपके खाने में जो न्यूट्रिएंट नहीं मिल पा रहा है, हो सकता है कुछ विटामिन, कुछ मिनरल, कुछ प्रोटीन जो आपको चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है, उसको आप नेचुरल तरीके से सप्लीमेंट के माध्यम से पूरा कर सकते हैं। अगर आप वो पूरा कर देंगे अभी से, तो फ्यूचर में आपको मेडिसिन लेने की नौबत नहीं आएगी। चांसेस हैं 99% या मोर देन 90% चांसेस है कि आपको मेडिसिन की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपने अपनी हेल्थ को मेंटेन करके रखा हुआ है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, तो आने वाले 5, 10, 15 साल के बाद दवाइयां खाने के लिए तैयार हो जाइए। चॉइस आपके पास है कि आप क्या करना पसंद करते हैं, राइट। नाउ कमिंग टू द प्रोटीन पार्ट। मैंने बात किया कि आप और हम जो खाना खाते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट भी होता है, फैट भी होता है। ये चीज़ें, दो चीज़ें आपको बाय डिफॉल्ट आपके खाने में मिल रही हैं और ज़्यादा क्वांटिटी में मिल रही हैं, इसे कम करना है। प्रोटीन आपकी डाइट का एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है। बहुत सारे लोग इसके बारे में कंफ्यूज हैं, बहुत सारे लोगों को मिसअंडरस्टैंडिंग है, बट लेट मी क्लियर ऑल दी मिसअंडरस्टैंडिंग। प्रोटीन बेसिकली क्या है? प्रोटीन हमारे बॉडी का बिल्डिंग ब्लॉक है। प्रोटीन हमारे बॉडी को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। ह्यूमन बॉडी में, आपकी बॉडी में बोन्स भी होती हैं, प्रोटीन मसल्स भी हैं, वाटर भी है। हमारे बॉडी में डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट होते हैं। प्रोटीन उसमें से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और क्रिटिकल कंपोनेंट है, राइट। अब सवाल ये पैदा होता है कि एक नॉर्मल पर्सन को कितना प्रोटीन लेना चाहिए, हाउ मच प्रोटीन वन शुड टेक ऑन अ डेली बेसिस। सो देयर आर सम गाइडेंस, WHO ने कुछ गाइडलाइन दिया हुआ है, राइट। तो एक एडल्ट के लिए 18 ईयर एंड अबव कोई इंडिविजुअल है, एक नॉर्मल हेल्दी इंडिविजुअल है, उसको 1 kg बॉडी वेट पर 1 ग्राम प्रोटीन लेना चाहिए। और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, आज आप टीवी पे ऐड देखते होंगे, अभी लेटेस्ट शुरू किया है, अक्षय कुमार ऐड पे आता है कि आपका जितना वजन उतना प्रोटीन लेना चाहिए। आज से 20-30 साल पहले तो आपको पता ही नहीं था, क्योंकि उनके प्रोटीन में उतना जो पाउडर आते थे मार्केट में, उसमें प्रोटीन होते ही नहीं था। अभी आपको मैं बताने वाला हूँ। तो WHO की गाइडलाइन पे हम बात कर रहे हैं, 1 kg बॉडी वेट पर 1 ग्राम प्रोटीन। तो अभी आपको मैं एक छोटी सी एक्सरसाइज सजेस्ट कर रहा हूँ, जितने भी लोग आज सेशन को अटेंड कर रहे हैं, आपको पता है कि आप सुबह से लेके क्या खा खाते हैं, सुबह से लेकर रात तक आपको डाइट आपको पता है। उसमें से आपको प्रोटीन पार्ट कैलकुलेट करना है कि हाउ मच प्रोटीन यू आर कंज्यूमिंग ऑन अ डेली बेसिस, राइट। अभी मैं चार्ट बताऊंगा, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। बच्चों को कितना चाहिए? बच्चे चूंकि ग्रोइंग एज होती है, उनका ओवरऑल डेवलपमेंट हो रहा होता है, तो दे नीड एक्स्ट्रा प्रोटीन। 1 kg बॉडी वेट पर 1.5 ग्राम प्रोटीन चाहिए, 1.5 ग्राम प्रोटीन चाहिए। और जो प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग मदर्स हैं, उनके लिए थोड़ा सा और एक्स्ट्रा प्रोटीन चाहिए, दे नीड 1.75 ग्राम प्रोटीन पर 1 kg बॉडी वेट, उनको खुद के लिए और ग्रोइंग फीटस के लिए। ज्यादातर वुमेन्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में जितनी आजकल जो कॉम्प्लिकेशंस आ रहे हैं, बाय बर्थ जो प्रॉब्लम्स आते हैं, बच्चे अंडरवेट हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं? क्योंकि उनको प्रोटीन ही नहीं दिया जा रहा। प्रोटीन जो दिया जाता है, जो नर्सिंग होम में यहाँ वहाँ सजेस्ट किया जाता है, उसमें प्रोटीन कंसंट्रेशन होती नहीं है, चॉकलेट फ्लेवर और चीनी भरी रहती है, क्योंकि हमें उसकी एजुकेशन नहीं है, राइट। सजेस्ट कर दिया और हमने खा लिया। सो अभी मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि आप सब लोग 18 ईयर एंड अबव हैं। अगर आपकी बॉडी वेट 60 kg है, 70 kg है, तो अगर आप 60 kg के, तो यूनिट 60 ग्राम प्रोटीन पर डे। बट वो जानने से पहले ये समझते हैं कि प्रोटीन एक्चुअली करता क्या है आपके बॉडी में, प्रोटीन का क्या फंक्शन है। लेट्स अंडरस्टैंड। हमारे बॉडी में जो हमारे हेयर हैं, हमारी जो स्किन है और हमारे जो नेल्स हैं, दे ऑल आर मेड अप ऑफ प्रोटीन। हेयर, स्किन, नेल हमारे बॉडी में जो है वो प्रोटीन से बना होता है। आपके बॉडी में जो हीमोग्लोबिन है, जो आपके बॉडी में ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है, ब्लड में पूरे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट करता है, तो हीमोग्लोबिन में भी प्रोटीन एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट होता है। लोगों को एक कंफ्यूजन है कि हीमोग्लोबिन मतलब आयरन। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन में बताना चाहूंगा, हीमोग्लोबिन दो चीजों से मिलकर बनता है। एक तो हीम पार्ट होता है, दूसरा होता है ग्लोबिन पार्ट। जो हीम पार्ट होता है वो होता है आयरन, राइट, और जो ग्लोबिन पार्ट होता है प्रोटीन। जब आयरन और प्रोटीन आपस में मिल जाते हैं, तब एक परफेक्ट हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल बनता है, राइट। हमारे बॉडी में जो ब्रेन टिश्यूज हैं, नर्व्स हैं, उसके ऊपर प्रोटीन की माइलिन शीट होती है, वो प्रोटीन चाहिए। आपके बॉडी में जितने भी एंजाइम्स हैं, हार्मोन्स हैं, चाहे वो इंसुलिन हार्मोन हो, चाहे वो थायराइड हार्मोन हो, दे ऑल आर मेड अप ऑफ प्रोटीन। हमारे बॉडी में हमारा जो डिफेंस मैकेनिज्म सिस्टम है, इम्यून सिस्टम है, जो एंटीबॉडीज बनते हैं, उनको प्रोड्यूस करने के लिए आपको चाहिए प्रोटीन। आपके बॉडी में जितनी भी डैमेज है, रिपेयरिंग के लिए क्या चाहिए? प्रोटीन चाहिए। जस्ट मसल्स पार्ट आपकी बॉडी में जितना है, वो सब प्रोटीन से बना हुआ है। आपको क्या लगता है, आपके बॉडी में जो प्रोटीन इतने सारे फंक्शन कर रहा है, दे आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रिटिकल फंक्शंस। अब 1 मिनट के लिए थोड़ा समझिएगा। मैंने आपको बताया कि हमारी ह्यूमन बॉडी एक मशीन की तरह काम करती है। आप इसमें जितना इनपुट डालेंगे उतना आउटपुट इससे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब आपकी बॉडी को रिक्वायरमेंट है 60 ग्राम ऑफ प्रोटीन की, 60 to 70 ग्राम प्रोटीन चाहिए एक एडल्ट के लिए। और आप कंज्यूम अगर सफिशिएंट क्वांटिटी में प्रोटीन नहीं खाएंगे,
तो क्या आपको लगता है कि ये सारे जो फंक्शन आपके बॉडी में होने चाहिए ये परफेक्ट चलने वाले हैं? नहीं चलने वाले। चलिए समझते हैं कैसे। यहाँ पर एक चार्ट दिया हुआ है, इस चार्ट में आप समझिएगा कि अगर एक कोई हेल्दी इंडिविजुअल, नॉर्मल इंडिविजुअल 60 kg का है, ही नीड 60 ग्राम ऑफ प्रोटीन। अगर आप चपाती जो फुल्की होती है, वो एक चपाती पर डे लेते हैं तो लगभग 1 से 2 ग्राम प्रोटीन वहाँ पे मिल जाता है। दिन भर में अगर आपने 10 चपाती ले ली तो 10 से 12 ग्राम प्रोटीन आपको चपाती से मिल गया। एक कटोरी दाल में लगभग 2 से 4 ग्राम प्रोटीन होता है। अगर आपने 2 कटोरी दाल ले ली तो लगभग 4 से 6 ग्राम 8 ग्राम प्रोटीन वहाँ से मिल गया। 12 और 8 20 ग्राम हो गया। गलती से 1 आध ग्राम दूध भी ले लिया आपने तो 2-4 ग्राम वहाँ से आपको मिल गया। कुल मिला के अगर आप देखें तो 20 से 25 ग्राम प्रोटीन आपको मिल पा रहा है। अगर आपने एग ले लिया, नॉनवेज ले लिया जिस दिन, 5-10 ग्राम वहाँ से मिल जाएगा। आपकी रिक्वायरमेंट कितनी है? योर रिक्वायरमेंट इज 60 to 70 ग्राम पर डे और आप सप्लाई कितना कर रहे हैं? 20 से 25 ग्राम पर डे। लगभग 30 to 40 ग्राम की डेफिशिएंसी है। और ये मैं नहीं बात कर रहा हूँ, इंडिया की जानी मानी मेडिकल संस्था है ICMR, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने इंडिया में सर्वे किया है और ये डेटा निकाला है कि 80% इंडियन अपनी डाइट में जितना आपका रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोटीन है उसका 50% भी नहीं ले रहे हैं। जस्ट इमेजिन करिएगा। हम गलत फहमी में जी रहे हैं, ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं है। अब इसको एक छोटे से एग्जांपल से समझिए। मान के चलिए आपके पास एक स्कूटी है, एक 2 व्हीलर है। आपकी स्कूटी का एवरेज है 40 किलोमीटर पर लीटर। अगर मैं आपको बोलूं कि आपकी अपनी स्कूटी का पेट्रोल टैंक खाली करें और उसमें 250 ml पेट्रोल डालें और फिर उस स्कूटी को चलाएं, तो क्या वो 40 किलोमीटर जाने वाली है? नहीं जा सकती। 10 से 15 किलोमीटर आपकी स्कूटी जाएगी, उसके बाद आपको रिजर्व लगाना पड़ेगा और फिर और चलाने का प्रयास करेंगे तो स्कूटी आपकी बंद हो जाएगी, क्योंकि उसका पैरामीटर फिक्स है कि 1 लीटर पेट्रोल डालोगे तो 40 किलोमीटर जाएगी। अब आप समझिएगा आप अपनी बॉडी के साथ क्या कर रहे हैं पिछले 30, 40, 50 साल से, जो भी आपकी एज ग्रुप है। रिक्वायरमेंट 60 to 70 ग्राम की और आप उसे सप्लाई कर रहे हैं 15 से 20 ग्राम, 25 ग्राम। ये 20 से 30 ग्राम का जो गैप है, न्यूट्रिशनल गैप, डेफिशिएंसी है, ये आपकी बॉडी कितने दिन तक मैनेज करेगी? 1 महीना, 1 साल, 2 साल, 5 साल। जब ये डेफिशिएंसी लगातार और लंबे समय तक बनी रहती है, इससे आपकी बॉडी में एक न्यूट्रिशनल गैप क्रिएट हो जाता है। और उसका इम्पैक्ट क्या होता है? उसका इम्पैक्ट आपकी बॉडी, याद रखना, आपके बॉडी में कोई भी बीमारी आती है, कोई भी प्रॉब्लम आती है तो वो आपको सिग्नल देती है, राइट? आपको सिम्टम्स दिखाती है। सिम्टम्स आने का पर्पज ये कि बॉडी आपको इंडिकेट कर रही है कि भाई साहब ये कुछ प्रॉब्लम है, यू शुड टेक केयर ऑफ दिस। अगर आपको फीवर है, राइट, तो ये बॉडी का एक पॉजिटिव सिग्नल है कि बॉडी के अंदर कुछ प्रॉब्लम है, यू शुड टेक केयर ऑफ दैट। अगर आपको हेडेक है, हेडेक कोई बीमारी नहीं है, आपकी बॉडी आपको इंडिकेट कर रही है कि सर आप रेस्ट कर लीजिएगा, थोड़ा सा रिलैक्स हो जाइएगा, जिससे मुझे रिलैक्स मिल जाए। अगर आपको छींक आती है तो बॉडी की एक डिफेंस मैकेनिज्म, प्रोटेक्शन है कि अंदर आपकी रेस्पिरेटरी सिस्टम में कुछ कचरा, कुछ गंदगी गई, उसको बाहर फेंकने की प्रोसेस है। ये बॉडी की अपने सिम्टम्स इंडिकेट कर रही होती है। लेकिन जब हम ये इन सिम्टम्स को इग्नोर करते हैं लंबे समय तक, तो वही एक बड़ी क्रॉनिक डिजीज में कन्वर्ट हो जाती है। अब समझिए 30 ग्राम 40 ग्राम की डेफिशिएंसी है और आप सोच रहे हैं कि मेरे बाल सफेद ना हो, मेरे बाल ना झड़े। दुनिया कोई ताकत नहीं रोक सकती। 80-90% वुमेन्स को हेयर फॉल की प्रॉब्लम है। अब हेयर फॉल हो रहे हैं, गुच्छे के गुच्छे निकल रहे हैं, राइट? उसका रूट कॉज क्या है? आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं या कहीं नॉर्मल देखते, टीवी एड देखते, तो क्या करते हैं? कोई शैम्पू, कोई कंडीशनर आपने जो फैंसी एड देख लिया, लगा लीजिए, सुपरफिशियल। आप ऊपर से कितना ही शैम्पू, कंडीशनर, दुनिया का बेस्ट ऑफ द बेस्ट तेल क्रीम लगा लेना, कुछ नहीं होने वाला। यू आर वेस्टिंग योर मनी। उसका रीजन क्या है? आपके जो हेयर की रूट्स हैं वो आपकी स्कैल्प के अंदर है। मतलब ऐसा है कि आपकी छत है, राइट, आपकी छत में एक छेद है, राइट, छत से छेद है जहां से पानी टपक रहा है। अब आप रोज नीचे पोंछा लगा रहे हैं या आपने टेम्परेरी कुछ वहां पे पुट्टी लगा दी है, जब तक आप उस होल को ब्लॉक बंद नहीं करोगे तब तक आपको परमानेंट सोल्यूशन नहीं मिलेगा। आपकी डाइट में जब तक आप प्रोटीन इंटेक इंप्रूव नहीं करेंगे, आपके हेयर फॉल कंट्रोल नहीं होने वाले, प्रोवाइडेड अगर वो बिकॉज ऑफ प्रोटीन डेफिशिएंसी। पर 80-90% ज्यादा इट इज बिकॉज ऑफ प्रोटीन डेफिशिएंसी। मस्कुलर वीकनेस, मैक्सिमम लोगों को, वुमेन्स में या जेंट्स में ही बात करता हूँ, बैक पेन की प्रॉब्लम है, नीचे पैर दर्द होने लगते, थोड़ा सा भी काम करते हैं एक्सर्शन हो जाता है, स्टेमिना नहीं बची। 4-5 बजे के बाद लगता है थोड़ा रेस्ट कर लो, आधा घंटे काम करने के बाद बॉडी में स्टेमिना नहीं है, मसल वीकनेस है। क्या इंडिकेट कर रही है? आपको बॉडी में थोड़ा थोड़ा दर्द बना रहता है, मस्कुलर वीकनेस है। क्यों? प्रोटीन नहीं है हमारे बॉडी में। 90% ज्यादा वुमेन्स को हीमोग्लोबिन कम रहता है बिकॉज ऑफ देयर फिजियोलॉजी। अब हम जब हीमोग्लोबिन कम होता है तो कहाँ जाते हैं? फिजिशियन के पास। वो आपको एक आयरन सप्लीमेंट सजेस्ट करते हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं वो।
लेकिन होता क्या है कि जब तक आप वो आयरन सप्लीमेंट लेना, आयरन टॉनिक कंज्यूम कर रहे हैं, तब तक आपका आयरन ठीक है 12-14 पहुंच जाएगा। लेकिन जैसे ही आप लेना बंद कर दे, तुरंत वो आपका डाउन हो जाता है। एनीमिया, कमजोरी, चक्कर आ रहे हैं, आपके हाथ पीले पड़ रहे हैं, आई साइड में दिख रहा है आपको। हीमोग्लोबिन कम होगा आपके बॉडी में तो ब्रेन में ऑक्सीजन कम जाएगी, ब्रेन में ऑक्सीजन कम जाएगी तो माइग्रेन की प्रॉब्लम हो जाती है, हेडेक बना रहेगा कांस्टेंट, चक्कर आएंगे आपको। क्यों हो रहा है ये सब आपके साथ में? क्यों? क्योंकि आपने सिर्फ आयरन लिया, प्रोटीन तो लिया ही नहीं है, और आप सोच रहे हैं कि मैं हेल्दी रहूं। थायराइड की प्रॉब्लम हो रही है। थायराइड दो तरीके का होता है, एक हाइपो, एक हाइपर। ज्यादातर हाइपोथायराइड के केसेस हैं। हमारे बॉडी में एक ग्लैंड होती है यहाँ पे गले में, थायराइड ग्लैंड, बटरफ्लाई शेप एक ग्लैंड होती है। थायराइड ग्लैंड की कैपेसिटी है, थायराइड ग्लैंड को इंस्ट्रक्शन है कि थायराइड ग्लैंड थायराइड हार्मोन प्रोड्यूस करे। अब थायराइड एक फैक्ट्री है थायराइड हार्मोन प्रोड्यूस करने की, थायराइड ग्लैंड। अब जब इसमें रॉ मटेरियल नहीं जाएगा, प्रोटीन सफिशिएंट नहीं जाएगा, तो थायराइड ग्लैंड कहाँ से पैदा करेगी थायराइड हार्मोन? आप सोच के तो देखिएगा। आप अपनी बॉडी को 20 से 25 ग्राम प्रोटीन दे रहे हैं। अब 25 ग्राम प्रोटीन में बॉडी को कितना सारा सिस्टम मैनेज करना है। आपको सुंदर और स्मार्ट भी दिखाना है बॉडी को, आपके बाल भी ना झड़ने चाहिए, आपकी मसल भी स्ट्रांग रहनी चाहिए, आपका पूरा सिस्टम बिल्कुल टॉप रहना चाहिए। कैसे पॉसिबल है? इम्पॉसिबल है। 80 to 90% जो हेल्थ रिलेटेड इश्यूज आप देख रहे हो ना, इट इज बिकॉज ऑफ न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, आई एम टेलिंग यू। अगर आपने अपने न्यूट्रिशन में, डाइट में इसको इंप्रूव कर दिया, एंड यू विल सी द मैजिक विद इन 2-3 मंथ्स, बिकॉज आपकी बॉडी को जो न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी थी कवर अप हो जाएगी, एंड यू विल एंजॉय योर लाइफ लाइक एनीथिंग। हमें छोटी छोटी प्रॉब्लम को रूटीन में परेशान हो रहे हैं, मेडिसिन खा रहे हैं, पर वो सिम्टोमेटिक रिलीफ दे रहे हैं, दे आर नॉट वर्किंग ऑन द रूट कॉज। तो मेरा पर्पज आपको ये बताने का था कि प्रोटीन प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन योर डाइट। और अगर किसी को गलत फहमी कि मैं बहुत अच्छा खाना खाता हूं, तो डाइट चार्ट है, गूगल पे जाके चेक कर लेना, यू विल रियलाइज कि आप 20-25 से 30 ग्राम से ज्यादा नहीं ले रहे हैं, राइट। सो ये बात तो क्लियर हो गई कि प्रोटीन क्यों इंपॉर्टेंट है, प्रोटीन के क्या रोल है। नाउ द सेकंड पॉइंट इज दैट कि ये जो डेफिशिएंसी है, 30 to 40 ग्राम ऑफ प्रोटीन की डेफिशिएंसी है, इसको आप कवर कैसे करेंगे, हाउ यू कैन मैच अप। तो इसको कवर करने के दो तरीके हैं। या तो आप अपनी डाइट में खाने का इंटेक बढ़ा दें, आप बहुत सारा खाना शुरू कर दें, आप कम से कम 10 कटोरी दाल, 5 से 10 लीटर दूध पिए, 30 रोटी खाएं, तब जाके आपको 60 to 70 ग्राम प्रोटीन मिलेगा। पर क्या इतना सारा कंज्यूम करना हमारे आपके लिए पॉसिबल है? नॉट पॉसिबल। इतना हम डाइजेस्ट नहीं कर सकते। तो इस पर बहुत सारा रिसर्च किया गया, सोल्यूशन ये निकाला कि वो इतने सारे खाने से अगर हम प्रोटीन को आइसोलेट करके 1 चम्मच प्रोटीन पाउडर सुबह, 1 चम्मच शाम को ले लें, तो हमारा काम पूरा हो जाएगा। मतलब हमारी जो डेफिशिएंसी थी वो हम लगभग कवर कर सकते हैं। अब यहाँ पर चैलेंज ये है कि हमें कौन सा प्रोटीन सप्लीमेंट लेना चाहिए, क्योंकि मार्केट भरा पड़ा हुआ सप्लीमेंट से, हर एक कंपनी अपना अपना प्रोटीन को बढ़िया बताती है और बताना भी चाहिए। बट आपको एज ए एंड यूजर, हमें आपको अपना कॉमन सेंस लगाना है कि आपको कौन सा प्रोटीन लेना चाहिए। केमिकल लेना चाहिए या नेचुरल लेना चाहिए? आंसर इज नेचुरल, बिकॉज ऑलरेडी हमारे बॉडी में केमिकल जा रहा है, तो प्रेफर ए नेचुरल सप्लीमेंट, पॉइंट नंबर 1। अब नेचुरल में भी आपकी बॉडी को जो रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ प्रोटीन है, क्या उतना मिल पा रहा है उस प्रोडक्ट में या नहीं मिल पा रहा है, लेट्स अंडरस्टैंड। तो मैं जिस प्रोटीन पाउडर की बात कर रहा हूँ, ये वेस्टीज प्रोटीन पाउडर है, जो मेरा टेस्टेड एंड ट्राइड है। लाखों लोगों को इसके फिनोमिनल रिजल्ट्स है। ये 100% प्योर प्रोटीन है। इट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम सोया एंड मिल्क। सोया में भी हाई कंटेंट ऑफ प्रोटीन होता है, मिल्क में भी होता है। तो सोया मिल्क से प्रोटीन को आइसोलेट करके इसको इस तरीके से तैयार किया जाता है कि ये आपके बॉडी में इजीली एसिमुलेट हो जाए और डाइजेस्ट हो जाए। 23 डिफरेंट टाइप के असेंशियल, नॉन असेंशियल अमाइनो एसिड, पूरा प्रोफाइल है इसके अंदर, राइट। इसका कोई कलर नहीं है, कोई फ्लेवर नहीं, कोई प्रिजर्वेटिव नहीं है, इट्स टेस्टलेस। तो सबसे अच्छी बात यह है कि आप इसे खाने पीने की किसी भी चीज में मिक्स करके एज यूज कर सकते हैं। सुबह ब्रेकफास्ट में आप फ्रूट जूस में मिक्स कर सकते हैं, मिल्क में ऐड करके ले सकते हैं, किसी भी फॉर्म में आप इसे ले सकते हैं, बिकॉज इट्स टेस्टलेस, कलर, फ्लेवर, प्रिजर्वेटिव कुछ भी नहीं। और सबसे पावरफुल चीज वो ये है कि इसके पर 10 ग्राम में 82% प्रोटीन होती है। हिंदुस्तान में कोई भी ब्रांड उठा के आप देख लीजिए, 82% प्रोटीन किसी भी ब्रांड में नहीं है जो इसके अंदर है। सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ द प्रोडक्ट। अगर मैं कॉस्ट की बात करूं तो हाफ के जी का जो प्रोडक्ट आता है, इट इज कॉस्ट अराउंड 1500 रुपीज, 1500 रुपए का हाफ के जी आता है। 1 kg आपको 3000 रुपीज का मिलेगा। ये 200 ग्राम का बॉक्स है, लगभग 900 रुपीज, 1000 समथिंग का आता है। अब ये 200 ग्राम अगर आप देखते हैं 900 1000 रुपए देखते हैं, आपको बहुत महंगा लगता है, सर इट्स वेरी कॉस्टली। बट लेट मी एक्सप्लेन यू कि आप जो कॉस्ट दिख रहे हैं वो एक्चुअल क्या है, और मार्केट में जो आप पे करते हैं उसमें एक्चुअली में क्या मिलता है। आई एम श्योर आप सभी के घर में छोटे बच्चे कभी रहे होंगे, अगर आज हैं तो आपकी किचन में ऐसे 10 20 50 डब्बे खाली रखे होंगे। बहुत आपने डब्बे पिलाए अपने बच्चे को। बट कभी आपने चेक किया कि मार्केट में जो प्रोटीन पाउडर आपको एडवर्टीजमेंट में दिखाया जा रहा है, उसके अंदर एक्चुअल परसेंटेज ऑफ प्रोटीन कितना है? आज आप अपने घर में जाके चेक करना, यू विल बी शॉक्ड, सरप्राइज नहीं होंगे, शॉक्ड होंगे कि इतने सालों से आप अपने बच्चों को दबा के चीनी पिला रहे हैं, घुली हुई 1000 रुपए किलो चीनी पिला रहे हैं। एंड वही एक सबसे बड़ा रीजन है
कि बच्चों में ओबेसिटी बढ़ रही है, बच्चों को डायबिटीज, टाइप 1 डायबिटीज के चैलेंजेस आ रहे हैं। आप यहाँ पर लेवल पर देखें, जो मार्केट ब्रांड है, मैं आई एम नॉट अगेंस्ट एनी ब्रांड, यू आप अपने लेवल पर चेक करें ब्रांड, जो भी ब्रांड्स आप परचेज करते हैं, इसके 100 ग्राम में लिखा हुआ, स्पष्ट लिखा हुआ है लेवल पर, 100 ग्राम ऑफ दिस कंपोजिशन में हैज गॉट ओनली 8 ग्राम ऑफ प्रोटीन, हियर इट इज रिटन 8.0 ग्राम प्रोटीन है। कार्बोहाइड्रेट की क्वांटिटी कितना है पता है? 85 ग्राम कार्बोहाइड्रेट है। 85 से 90 ग्राम कार्बोहाइड्रेट मतलब चीनी है, 100 ग्राम में मात्र 8 ग्राम प्रोटीन डाल दिया, और कोई एसेंशियल अमीनो एसिड नहीं है जो एक्चुअल में आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है, और बाकी का चॉकलेट फ्लेवर है। आप इस डब्बे को खुला रख देते हैं, जम जाता है। बच्चे सिर्फ इस पाउडर को चॉकलेट फ्लेवर की वजह से पी रहे हैं। आपका जो पैसा है वो आप किस चीज के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं? बच्चे को बीमार करने के लिए, हेल्दी करने के लिए? टीवी एड में दिखाया जाता है कि इससे इतनी ग्रोथ हो गई, ओलंपिक मेडल मिल गया। अगर ये प्रोटीन पाउडर इतने चमत्कारिक होते थे तो सारे ओलंपिक और स्पोर्ट्समैन को यही पिलाते, सब लोग गोल्ड मेडल लेके आते थे ना। वी नीड टू यूज अवर कॉमन सेंस कि भाई हमारा जो पैसा है हम किस चीज पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। क्या वो प्रोडक्ट वाकई में जो हमें एक्सपेक्टेड रिजल्ट चाहिए वो इसके अंदर है, कंटेंट नहीं है? यू नीड टू क्रॉस चेक। आप चेक करेंगे, आपको खुद पता चल जाएगा, आपको आंसर मिल जाएगा, राइट? नाउ अगर आप फाइनल कंपैरिजन करें, विच इज बेटर फॉर योर हेल्थ और आपकी फैमिली की हेल्थ के लिए क्या है? दिस इज अ प्रोटीन पाउडर। इसकी एक स्कूप में, वेस्टीज प्रोटीन पाउडर के एक स्कूप में 10 ग्राम है, इट हैज गॉट 8.2 ग्राम प्रोटीन, 8.2 ग्राम प्रोटीन है, एंड द कॉस्ट ऑफ दिस 10 ग्राम इज 30 रुपीज। मार्केट में आप 100 ग्राम का प्रोडक्ट लेते हैं और 100 ग्राम में मात्र 7 ग्राम प्रोटीन है, बाकी की चीनी है। वी नॉट, हम यहाँ पे शुगर की कॉस्ट के लिए नहीं आए। तो कहाँ 100 रुपए में 7 ग्राम प्रोटीन मिल रहा है मार्केट में, और रेस्ट पूरा चीनी है जो 40 रुपए 50 रुपए किलो मिल रहा है, और यहाँ पर आपको 30 रुपीज में 8.2 प्योर प्रोटीन मिल रहा है। कौन सा सस्ता है? आप मैथमेटिक्स आपकी है, आप मैथ्स लगा सकते हैं। सो यू नीड टू यूज आवर कॉमन सेंस। दिखने में भले लग रहा है पर आपको प्योर प्रोटीन मिल रहा है, राइट? इसको यूज करने का तरीका बहुत सिंपल है। हर एज की, मतलब 15 ईयर्स एंड अबव के कोई भी पर्सन इस प्रोडक्ट को ले सकता है। वेस्टीज में एक दूसरा प्रोटीन पाउडर आता है, इनविगो चॉकलेट प्रोटीन पाउडर, जो बच्चों के लिए होता है। उसमें चॉकलेट फ्लेवर भी रहता है और अदर न्यूट्रिएंट्स, एसेंशियल अमीनो एसिड, डीएचए वगैरह सारा कुछ रहता है। तो दोनों वेराइटीज हैं, एडल्ट्स के लिए भी और चिल्ड्रंस के लिए, आप यूज कर सकते हैं। अब बात करते हैं विटामिन और मिनरल्स की, कि एक नॉर्मल हेल्दी इंडिविजुअल को कितना विटामिन और मिनरल लेना चाहिए। तो आइडियली ये रिकमेंड किया जाता है कि एक हेल्दी इंडिविजुअल है तो पर डे उसको लगभग 13 विटामिन 11 मिनरल्स लेने चाहिए। 13 विटामिन 11 मिनरल्स लेने के लिए आपको लगभग 8 से 10 प्लेट डिफरेंट काइंड ऑफ कलर के फ्रूट्स और वेजिटेबल पर डे कंज्यूम करना चाहिए। आप अपने आप से सवाल करें कि आज आप कितने वैरायटी के फ्रूट्स और वेजिटेबल अपनी डेली डाइट में ले पा रहे हैं। जो लोग अगर 2 से 3 तरह की वैरायटी के फ्रूट्स और वेजिटेबल ले रहे हैं, आई कॉन्ग्रेचुलेट यू, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। बट मेजोरिटी ऑफ लोग नहीं ले पा रहे हैं, इवन एक फ्रूट भी पर डे नहीं ले पा रहे हैं। पहली चीज, बिजी बहुत है। दूसरी चीज, जो फ्रूट हम लेने जा रहे हैं मार्केट में, जो एप्पल लेने जा रहे हैं, क्या वो शुद्ध है, क्या वो प्योर है? यही सबसे बड़ा चैलेंज है। 2 महीने पहले, 3 महीने पहले शिमला से टूटा था, उसको प्रिजर्वेटिव पैकिंग करके स्टिकर लगा के आपको दे दिया गया है। द मोमेंट कोई भी फ्रूट्स और वेजिटेबल प्लांट से डिटैच होता है, उसका डिट्यूरेशन, उसका न्यूट्रिशन लेवल डाउन होना शुरू हो जाता है। उसको ट्रांसपोर्ट किया गया, इतना सारा एक्सपोजर रहा, तो न्यूट्रिशन का लेवल धीरे धीरे कम हो गया। आप फ्रूट खा तो रहे हैं बट वो आपको फ्रेश और ताज़ा नहीं मिल पा रहा है, राइट? अगर आप फ्रेश और ताज़ा फ्रूट आपको मिल रहा है, यू आर लकी इनफ, आप यूज़ करिएगा। लेकिन ज़्यादातर हम जो लेके आ रहे हैं मार्केट से, वो ट्रांसपोर्टेड, प्रोसेस्ड होकर आ रहा है हमारे तक, इतना ड्यूरेशन लेके आ रहा है, तो उसका न्यूट्रिशन लेवल बहुत हद तक कम हो चुका होता है। इसमें बहुत रिसर्च किया गया कि हम ऐसा क्या करें कि कॉमन मैन को हम न्यूट्रिशन दे सकें जो डेली रिक्वायरमेंट है। तो बहुत सारा रिसर्च किया गया। रिसर्च के बाद एक बहुत अच्छा प्लांट का पता चला जिसको हम बोलते हैं स्पायरुलिना। स्पायरुलिना बेसिकली एक ब्लू ग्रीन एल्गी है जो समुद्र में पाया जाता है, राइट? और ये आज से नहीं, जब इस अर्थ पे लाइफ इवॉल्व हुई थी, सबसे पहला सेल बना था, तब से लेके आज तक ये ब्लू ग्रीन एल्गी आज भी एग्जिस्ट करता है। ऑक्सीजन इसी ने जनरेट किया था, उसके बाद पूरी सृष्टि का निर्माण हुआ। तो ये जो ब्लू ग्रीन एल्गी है, इसको पता कैसे चला? जो टॉर्टोइज है, कछुआ है ना, टॉर्टोइज की एवरेज एज होती है 200+ ईयर्स, 200 से 300 साल उम्र होती है कछुए की। तो साइंटिस्ट लोगों ने रिसर्च किया है भाई ये कछुआ जो है इतना 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 दीर्घायु कैसे रहता है, वो क्या खाता है? तो उन्होंने पाया कि वो मोस्ट ऑफ द टाइम इस ब्लू ग्रीन एल्गी को कंज्यूम करता है। देन फिर इस पर रिसर्च किया गया कि इसके अंदर ऐसा क्या कंटेंट है जिसकी वजह से इसकी ये इतनी लाइफ है। तब साइंटिस्ट ने, लोगों ने ये पाया कि ये अर्थ पे पाया जाने वाला एक ऐसा प्लांट है जिसके अंदर न्यूट्रिशन जबरदस्त क्वांटिटी में, और यही एक कारण है कि इसको सुपर फूड बोला जाता है। आप गूगल पर टाइप करेंगे तो नासा जो साइंटिस्ट हैं, नासा के जो एस्ट्रोनॉट हैं जो अंतरिक्ष में जाते हैं,
वो अपने साथ स्पिरुलिना के कैप्सूल पेस्ट लेके जाते हैं, बिस्किट्स लेके जाते हैं, इतना न्यूट्रिशियस है। जो आर्मी में हमारे जवान हैं, -40-50 डिग्री टेम्परेचर पे काम कर रहे होते हैं, उनको स्पिरुलिना के सप्लीमेंट दिए जाते हैं, तो अपने आप में कंप्लीट फूड है, इतना पावर पैक न्यूट्रिशन होता है। इसके अंदर अगर न्यूट्रिशन की बात मैं करूं, तो सबसे पहली चीज तो नेचुरल है, और एक कंपैरिजन किया गया कि आप जो तराजू होता है वेइंग स्केल पर, अगर एक तरफ आप 1000 किलो अलग अलग तरह के फ्रूट्स और वेजिटेबल रखें, और तराजू की दूसरी तरफ सिर्फ 1 kg कंसंट्रेटेड स्पिरुलिना पाउडर रखते हैं, तो इस 1 kg स्पिरुलिना पाउडर में इन 1000 किलो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल से ज्यादा न्यूट्रिशन है, इसीलिए इसे सुपर फूड भी बोला जाता है। WHO, यूनिसेफ, जो वर्ल्ड की टॉप मोस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, वो स्पिरुलिना के टैबलेट्स को, बिस्किट्स को, जो बच्चों में मेल न्यूट्रिशन होता है, कुपोषण होता है, वहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। उनका वेट गेन तुरंत होता है, 1 से 2 महीने में इमीडिएट रिस्पॉन्स आता है। तो इट इज वन ऑफ द बेस्ट अवेलेबल नेचुरल एंड वेरी इकोनॉमिक न्यूट्रिशनल सोल्यूशन फॉर ह्यूमन काइंड। अगर प्रोटीन की बात मैं करूं, तो सोयाबीन से 2 गुना अधिक होता है, गाय के दूध से 14 गुना अधिक प्रोटीन होता है इसके अंदर, 13 विटामिन मिनरल इसके अंदर होती हैं। आयरन की बात मैं करूं, तो 5 to 8 टाइम्स आयरन ज्यादा होता है पालक से। विटामिन ए, बीटा कैरोटीन जो आई साइट के लिए चाहिए, ऐसे हजारों लोग हैं हमारे जिन्होंने स्पिरुलिना को कंज्यूम किया, उनका चश्मे का नंबर कम हो गया। इट्स गॉट हाई क्वांटिटी ऑफ बीटा कैरोटीन। आज हम वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, डिजिटली बैठे हुए हैं, आंखों पे स्ट्रेस बहुत ज्यादा है, क्या आप रोज गाजर खा पा रहे हैं? क्या आपको रोज पालक मिल पा रहा है? नहीं मिल पा रहा ना। तो उसको सप्लीमेंट करने के लिए इससे बढ़िया ऑप्शन नहीं हो सकता। नेचुरल है, कोई कलर, कोई मतलब इसके अंदर कोई भी केमिकल्स नहीं मिलाए गए हैं, तो एक नेचुरल सॉल्यूशन है, अपनी डाइट में इसको ऐड कर सकते हैं। स्पिरुलिना कौन कौन कंज्यूम कर सकता है, किसके लिए बेनिफिशियल है? तो बच्चे, बूढ़े, जवान है ना, बिजी प्रोफेशनल्स, वेजिटेरियन है, प्रेग्नेंट वुमेन्स हैं, रिकवरी पेशेंट्स हैं, एनीबडी कैन टेक स्पिरुलिना विदाउट एनी प्रॉब्लम। बच्चों के लिए अगर हम रिकमेंड करते हैं तो 10 to 12 ईयर्स के बाद बच्चे इसको कंज्यूम कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल। इससे एडवांटेज क्या मिलेगा? सबसे पहला और बेस्ट एडवांटेज ये है कि ये आपके बॉडी को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा। जो कमजोरी, थकावट, वीकनेस, टाइटनेस लगती थी, विद इन अ मंथ आपको अपनी बॉडी के परफॉर्मेंस में फर्क समझ में आने लगेगा। 2 कैप्सूल सुबह, 2 कैप्सूल शाम को खाना खाने के बाद, राइट? 1 से शुरू कर सकते हैं, 2 लेना चाहें 2 ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल। इसके अंदर एक ऐसा कंपोनेंट होता है जो आपके एलडीएल को कम करने में हेल्प करता है, राइट? बॉडी को अंदर से क्लीन करता है। याद करिए, जब मैंने पोल्यूशन की बात करी थी तो आपसे बोला था कि ऐसा कुछ न्यूट्रिशन आपको चाहिए जो आपकी बॉडी की क्लीनिंग करे। तो स्पिरुलिना के अंदर कुछ ऐसे वाइटल एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो आपके बॉडी की डेली बेसिस पे क्लीनिंग करते हैं। आप खुद सोचिएगा कि आपके घर की आप कब सफाई करते हैं? रोज सफाई करते हैं? आप नहाते कब कब हैं? आप रोज नहाते हैं, मतलब आप आउटर क्लीनिंग तो कर रहे हैं, पर आपकी इंटरनल क्लीनिंग नहीं हो रही। वो टॉक्सिन्स, वो केमिकल, जो वेस्ट है, जो अंदर डिपॉजिट होता जा रहा है, वही एक बीमारी का कारण है। जब आप स्पिरुलिना कंज्यूम करेंगे तो डेली बेसिस पर आपकी क्लीनिंग होगी। आप दिन भर फ्री और मतलब तरोताजा महसूस करेंगे, फ्रेश महसूस करेंगे, आपकी एनर्जी लेवल नेक्स्ट लेवल पर होगी। एक बेहतर एंटीऑक्सीडेंट सुरक्षा प्रदान करता है। बेसिकली इट्स अ कंप्लीट फैमिली हेल्थ टॉनिक। अगर मैं इसकी प्राइस की बात में करूं तो आप विल बी सरप्राइज, मतलब 1 कप चाय भी जो आप पीते हैं ना, उससे भी सस्ता पड़ता है। 100 कैप्सूल का जो बॉटल है, कॉस्ट ऑफ दैट 100 कैप्सूल बॉटल इज 350 रुपीज, मतलब 3.5 रुपए में आपको इतना सारा न्यूट्रिशन और इतने सारे हेल्थ बेनिफिट मिल रहे हैं। आप हिंदुस्तान में कहीं पे भी चली जाइए, पूरे वर्ल्ड में कहीं पे चले जाइए, 3.5 रुपीज में, 3.5 रुपए में दुनिया का ऐसा कौन सा प्रोडक्ट है, कौन सा ऐसा फ्रूट्स और वेजिटेबल है जो आपको इतना पावर पैक न्यूट्रिशन दे सकता है? कोई प्रोडक्ट नहीं है जो सिर्फ और सिर्फ ये आपको दे सकता है। सो इट इज द स्मार्टेस्ट एंड हेल्दीएस्ट वे टू कंप्लीट, टू रिप्लेनिश, या जो आपका न्यूट्रिशनल गैप है उसको फुलफिल करने का एक स्मार्ट तरीका है। इसको यूज कहाँ पे नहीं करना है मैं आपको स्पष्ट बता देता हूँ। जिन लोगों को अगर यूरिक एसिड की प्रॉब्लम है, चूंकि इसमें प्रोटीन कंटेंट 60 to 70% होता है, इफ ए पर्सन इज हैविंग यूरिक एसिड प्रॉब्लम, उनको प्रोटीन और स्पिरुलिना नहीं लेना चाहिए। अगर किसी को किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम है, राइट, आपकी किडनी में क्रिएटिनिन लेवल बढ़ा हुआ है, क्रोनिक किडनी डिजीज है, या कोई भी किडनी से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम पहले रहा है, अगर आज है, तो प्लीज प्रोटीन या स्पिरुलिना को नहीं लेना है। और इसको लेने से पहले एक बार जिस पर्सन ने आपको इन्वाइट किया है, या आपका न्यूट्रिशन एक्सपर्ट है, वेलनेस कंसल्टेंट है, आप उससे एक्सपर्ट से आप सलाह ले सकते हैं। इन 2 कंडीशंस में, मेडिकल कंडीशन में स्पिरुलिना नहीं दिया जाता। रेस्ट अगर आप हेल्दी हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यू कैन टेक दिस सप्लीमेंट लाइफ लॉन्ग, नो प्रॉब्लम एट ऑल। नाउ आई एम कमिंग टू द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो सबसे क्रिटिकल और इंपॉर्टेंट है, जो बीमारी आज हमारे देश में बहुत तेजी से बढ़ रही है। बनी रहिएगा नेक्स्ट 15 to 20 मिनट्स, बिकॉज अभी मैं जो कवर करने वाला हूँ वो आपके लिए, आपकी फैमिली के लिए बहुत इंपॉर्टेंट और क्रिटिकल है।
ये जो बीपी है ना, हाइपरटेंशन, आज आप देख रहे हैं कि हमारे घरों में, रिलेशन में किसी को भी 35-40 आते हैं, 25-30 साल के लोगों को, यूथ को, यंग लोगों को बीपी की प्रॉब्लम हो रही है। तो लेट्स अंडरस्टैंड कि ये बीपी की प्रॉब्लम क्यों हो रही है, क्यों एक नॉर्मल पर्सन, सादा सिंपल बेचारा खाना पीना खा रहा है, उसको बीपी हो जा रहा है। समझिएगा, हमारा जो हार्ट है, हार्ट एक पंप की तरह काम कर रहा होता है, और हमारे हार्ट से कनेक्टेड होती हैं आर्टरीज, जिनका काम होता है ब्लड को सप्लाई करना। अभी आप यहाँ पर डायग्राम स्क्रीन पे देख रहे होंगे, देयर आर 2 आर्टरीज। एक पहली आर्टरीज है जो बिल्कुल क्लीन है, जब हम और आप पैदा हुए थे तो हमारी आर्टरीज बिल्कुल क्लीन थी, इसके अंदर कोई भी कोलेस्ट्रॉल और कचरा नहीं जमा था। लेकिन जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाती है, आपकी आर्टरीज में कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है। ये येलो कलर का जो डिपॉजिट आपको दिख रहा है सेकंड आर्टरी में, ये बैड कोलेस्ट्रॉल है। अब ये कोलेस्ट्रॉल आता कहाँ से है? हम और आप जो घर में घी तेल डालडा जो चीज़ें खा रहे होते हैं, बाजार का जो हम प्रोसेस फूड खा रहे होते हैं, जितने भी आप पैक्ड फूड खाते हैं, मेरी एक रिक्वेस्ट है, आप उस पैक्ड फूड पे, चाहे वो चिप्स है, नमकीन है, वट एवर यू आर कंज्यूमिंग इन पैक्ड फूड, उसमें एक खतरनाक ऑयल यूज किया जाता है जिसको हम बोलते हैं पाम ऑयल। पाम ऑयल एक नॉन एडिबल ऑयल है, आपकी ह्यूमन बॉडी उसको डाइजेस्ट नहीं कर सकती है। पाम ऑयल का कमर्शियल यूज होना था, लेकिन उसको यूज करने से क्या हो जाता है, जो पैक्ड फूड होता है उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है, मतलब 6 महीने साल भर तक वो फ्रेश रखा रहेगा, क्रिस्पी रखा रहेगा, इसलिए पाम ऑयल को यूज किया जाता है। इंडिया में रेगुलेशन अभी टाइट नहीं है, बट वर्ल्ड के अदर कंट्रीज में उसको बैन कर दिया गया है। बट आपको कोई भी आप प्रोडक्ट लेते हैं, यू जस्ट चेक इट आउट कि कहीं उस पर पाम ऑयल तो नहीं डला। अगर पाम ऑयल है तो वो स्लो पॉइजन है, मैं बता रहा हूँ। ये धीरे धीरे करके हमारी आर्टरीज में डिपॉजिट हो रहा है, और ये डाइजेस्ट करता नहीं, हमारी बॉडी उसको मेटाबोलाइज नहीं कर सकती, राइट। और इसके अलावा भी तमाम सारे रीजन रहते हैं, पर ये इट इज वन ऑफ द रीजन। अब ये कोलेस्ट्रॉल जब धीरे धीरे डिपॉजिट होता है, एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के टाइम होता क्या है कि आपकी आर्टरी का जो डायमीटर है, आपकी आर्टरी जो है, ये आर्टरी का जो डायमीटर है ये कम हो जाता है, सक्रिय हो जाती है। जब आपकी खून की नली सक्रिय हो जाएगी तो क्या होगा, आपके हार्ट को ब्लड पंप करने में ज़्यादा ताकत लगानी पड़ेगी, ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा, क्योंकि रास्ता सकरा हो गया है। ये कंडीशन में क्या होता है, आपका ब्लड का प्रेशर जो होता है वो बढ़ जाता है, और हार्ट को आपको चेस्ट पेन होगा, घबराहट होगी, बेचैनी होगी, पसीना आएगा, अनईजी, कंफर्टेबल, अनकंफर्टेबल लगेगा। सो दीज आर द इनिशियल सिम्टम्स ऑफ हाइपरटेंशन। बहुत सारे लोग इसको लेते हैं, नहीं घबराहट बेचैनी हो रही है, नहीं पेट में गैस बन रही होगी। मेरी एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको घबराहट हो रही है, बेचैनी हो रही है, सीने में दर्द हो रहा है, तो आप उसको पेट के गैस से मिसकन्फ्यूज मत करिएगा, तुरंत अपना चेकअप कराइए। नहीं, ज़्यादातर लोग अपनी जान इसलिए गवा बैठते हैं क्योंकि वो पेट की गैस को समझ लेते हैं कि इसकी वजह से सीने में जलन हो रही है, दर्द हो रहा है। प्लीज़, जो भी अगर आपको हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम है, तुरंत मेडिकल एडवाइस लें, तुरंत उसको जांच लें, परख लें, सो दैट कोई कंफ्यूजन ना रहे। इग्नोर मत करिए कोई भी अगर आपको ऐसा साइन एंड सिम्टम्स है। मेरा ऑब्जेक्टिव यहाँ पर डराने का नहीं है, मैं चाहता हूँ कि आप सब लोग बहुत लंबा जिए और हेल्दी जिए। प्रॉब्लम होती है हमारी इग्नोरेंस की वजह से। अब बीपी हुआ, अब बीपी होने के बाद हम कहाँ जाते हैं, फिजिशियन के पास जाते हैं। आप फिजिशियन के पास जाएंगे, डॉक्टर के पास जाएंगे, डेफिनेटली जाना चाहिए। वो आपको क्या करेंगे, वो आपका बीपी चेक करने वाले। बीपी चेक करने के बाद अब समझना ट्रीटमेंट, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं आपको बताने वाला हूँ, ध्यान से समझिएगा। बीपी चेक किया, थोड़ा सा बीपी बढ़ाना, 120/80 की जगह 140 और 90 की तरफ निकला, चलिए बीपी बढ़ गया, तो फिजिशियन क्या रिकमेंड करता है, चलिए आप ईसीजी करिएगा। ईसीजी किया जाता है तो ईसीजी में क्या पता चलता है, ईसीजी जब लेटा के रेस्टिंग कंडीशन में ईसीजी किया जाता है, तो अगर किसी को बीपी ज़्यादा सीवियर नहीं है इनिशियल कंडीशन पे, तो मोस्ट ऑफ द टाइम ईसीजी रिपोर्ट नॉर्मल आती है, राइट। अगर कोई यंग इंडिविजुअल है तो रिपोर्ट नॉर्मल आती है। फिर तीसरा प्रोसीजर क्या होता है, सर लिपिड प्रोफाइल करा लीजिए। लिपिड प्रोफाइल मतलब आपके खून में कोलेस्ट्रॉल का कंसंट्रेशन कितना है वो पता चलता है। अब यहाँ पर सोचने वाली बात ये, समझने वाली बात ये है कि आपका जो लिपिड प्रोफाइल निकाला गया, लिपिड प्रोफाइल का मतलब ये है कि ये मेरे ब्लड से आज सुबह 8 बजे अगर मैंने अपना ब्लड सैंपल दिया है, तो आपकी जो ब्लड रिपोर्ट आएगी, जो लिपिड प्रोफाइल आएगी, उसमें आपको क्या जानकारी मिलेगी, आपके ब्लड में कितना घुला हुआ कोलेस्ट्रॉल है। यू विल अंडरस्टैंड, आपके ब्लड में जो कंसंट्रेशन है डिजोल्व कोलेस्ट्रॉल का, वो पता चलने वाला है। ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम क्यों हो रही है, जो आपकी आर्टरीज के अंदर चिपका हुआ कोलेस्ट्रॉल है, जो ब्लॉकेज है, उसकी वजह से आपको हार्ट की प्रॉब्लम हो रही थी, उसकी वजह से बीपी की प्रॉब्लम हो रही थी। और हमें पता क्या चल रहा है, ब्लड रिपोर्ट में डिजोल्व कोलेस्ट्रॉल पता चल रहा है। कई बार ऐसा होता है कि वो डिजोल्व कोलेस्ट्रॉल का कंसंट्रेशन इतना ज्यादा नहीं होता, सिग्निफिकेंट नहीं होता, तो लोगों की लिपिड प्रोफाइल की रिपोर्ट भी नॉर्मल है। मतलब पेशेंट है, उसको बीपी हाइपरटेंशन के सिम्टम्स हैं, लेकिन ईसीजी रिपोर्ट नॉर्मल है और ब्लड रिपोर्ट भी नॉर्मल आ रही है। ब्लड रिपोर्ट में जो डिपॉजिट कोलेस्ट्रॉल है वो डायग्नोज ही नहीं हो रहा है। अभी इसमें सबसे बड़ा जो चैलेंज ये आ जाता है कि पेशेंट जाता है, वो एक आध दिन टैबलेट खाता है, 5-7 दिन बंद कर देता है, और पता पड़ा 1-2 महीने के बाद हार्ट अटैक से उसकी डेथ हो जाती है।
जो मेन कल्प्रेट था, जो मेन डिपॉजिट कोलेस्ट्रॉल था वो अनडायग्नोज था, उसको हम बोलते हैं विजरल फैट। ये पता चलता है एमआरआई से और सीटी, मतलब एमआरआई से पता चलेगा आपको और एंजियोग्राफी से पता चलता है, जो इनिशियल लेवल पे होती नहीं है। अब समझिएगा दूसरी सिचुएशन कि जब हाइपरटेंशन होता है तो क्या दिया जाता है, हमें टैबलेट दी जाती है, बीपी की टैबलेट, कोई स्टैटिन दे दिया जाएगा और खून को पतला करने की दवाई दे दी जाती है। जो इकोस्प्रिन होती है, एस्प्रिन होती है, वो खून को पतला करती है, और जो स्टैटिन्स होते हैं वो आपकी आर्टरी को डायलेट कर देते हैं। तो जो बीपी की टैबलेट है, कोई भी बीपी पेशेंट जब वो बीपी की टैबलेट खाता है तो बीपी की टैबलेट कैसे काम करती है, लेट मी एक्सप्लेन यू। ये जो आपकी आर्टरी जो है, ये आर्टरी का डायमीटर कम था, जैसे ही पेशेंट बीपी की टैबलेट खाता है तो आर्टरी का डायमीटर चौड़ा हो जाएगा, आर्टरी जो सकरी थी वो आर्टरी फैल जाएगी, डायलेट हो गई। जब आर्टरी फैल जाएगी तो हमारे हार्ट को ब्लड को पंप करने में ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाना पड़ेगा। तो पेशेंट को क्या फील होता है, मेरा बीपी नॉर्मल है, कंफर्टेबल है। क्यों? क्योंकि उसने बीपी की टैबलेट खा रखी है। बट ये फीलिंग कब तक रहेगी, जब तक उस टैबलेट का असर है। जैसे उस टैबलेट का असर खत्म हो जाएगा, अगले दिन सवेरे से फिर घबराहट बेचैनी होगी, फिर अगले दिन वो टैबलेट खा लेता है। तो ये सिलसिला सालों तक चलता रहता है। मैं आपको बता रहा हूँ हमारा पर्पज क्या था, बीपी और शुगर का क्या था। ट्रीटमेंट का मतलब हमें 6 महीने साल भर कोई मेडिसिन लें या कोई भी चीज़ लें, एक समय के बाद हमारी दवाई बंद हो जानी चाहिए। पर यहाँ पर तो उल्टा खेल हो रहा है। हमारी एक बार दवाई शुरू हुई, धीरे धीरे करके दवाई का डोज बढ़ता जाता है और कॉम्प्लिकेशंस बढ़ते जाते हैं। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि एक्चुअली में हमारे साथ हो क्या रहा है। जो बीपी की टैबलेट हमें दी जा रही है वो सिर्फ आपको सिम्टोमेटिक रिलीफ दे रही है, वो जो रूट कॉज है उस पर काम ही नहीं हो रहा है। अगर समझिएगा कि अगर वो रूट कॉज पर काम करती तो 6-8 महीने के बाद, साल भर के बाद आपकी दवाई बंद हो जानी चाहिए। पर कैसा हो रहा है, नहीं हो रहा है। इनफैक्ट आपकी मेडिसिन के कंसंट्रेशन डोजेस बढ़ते जा रहे हैं। क्यों बढ़ रहे हैं? क्यों? क्योंकि अंदर डिपॉजिट होने की प्रक्रिया जारी है, वो बंद नहीं हुई। अब आगे का सीन समझिएगा। बीपी की टैबलेट चलती है 2 साल, 4 साल, 5 साल। कुछ टाइम के बाद खबर आती है कि भाई हार्ट अटैक आ गया। हार्ट अटैक आता है क्यों? हार्ट अटैक आते साथ ही ये दो फेमस ट्रीटमेंट है। अगर समय मिल गया, टाइम से हॉस्पिटल पहुंच गए तो एंजियोप्लास्टी कर दी जाती है। तो पहला प्रोसीजर क्या है? एंजियोप्लास्टी। एंजियोप्लास्टी में होता क्या है, आप बड़े ध्यान से समझिएगा। आपके नियर डियर फैमिली हो सकता, भगवान ना करे किसी को आए, पर किसी ना किसी के साथ ये प्रोसीजर या तो हो चुका है या होने की तैयारी होने वाली है। पर आपको अंडरस्टैंड करना है कि एक्चुअली इस प्रोसीजर में किया क्या जाता है। तो मैं आपको छोटा सा वीडियो शेयर कर रहा हूँ, जहाँ से आपको क्लैरिटी मिलेगी कि एंजियोग्राफी में करते क्या है। राइट, हियर इट इज। देखिए, एंजियोप्लास्टी एक प्रोसेस है। एंजियोप्लास्टी करने के पहले एंजियोग्राफी करी जाती है। एंजियोग्राफी में ये पता किया जाता है कि आपके हार्ट की जो 3 मेजर आर्टरीज हैं, किस आर्टरी में ब्लॉकेज है, जिससे हम इस ब्लॉकेज को खोल के आपकी लाइफ को सेव कर सकते हैं। हियर इट इज। ये ह्यूमन बॉडी है, और जब एंजियोग्राफी करी जाती है तो हमारे हाथ की रेडियल आर्टरी या पैर की आर्टरी से कैथेटर डाला जाता है। बॉडी के अंदर एक वायर डाला जाता है, गाइडेड वायर, जो पूरा कंप्यूटर स्क्रीन में मॉनिटर हो रहा होता है। ये आपका ब्लॉकेज है। यहाँ पर आप देख रहे हैं आर्टरी के अंदर येलो कलर का जो है, ये दिस इज अ ब्लॉकेज। इसकी वजह से हार्ट अटैक आया, ये हमारी प्रॉब्लम है। अब समझना इस पर काम कैसे किया जाएगा। तो जैसे आपके बॉडी में कैथेटर डालते हैं, इसके साथ में आपके बॉडी में एक कलर डाई होती है, उसको इंजेक्ट कर देते हैं। अब जैसे जैसे वो कलर आपकी बॉडी में फैलता है, जहाँ पर वो ब्लॉकेज होता है वहाँ पर फिजिशियन को एक्सरे में, एंजियोग्राफी में पता चल जाता है कि ये आर्टरी में यहाँ पर ब्लॉकेज है। ये देखिएगा, ये गाइडेड वायर कैथेटर के थ्रू इंसर्ट किया जा रहा है बॉडी के अंदर। ये देखिएगा, ये जो ब्लैक आपको दिखा, ये जहां पर नैरो आर्टरी है, जहां पर ब्लॉकेज था, वो आइडेंटिफिकेशन हो गया। अब इस ब्लॉकेज को कैसे खोला जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान से समझिएगा। एटलीस्ट हमें अवेयरनेस तो हो कि हमारे साथ हो क्या रहा है। इस ब्लॉकेज को खोलने के लिए जो वायर आपके बॉडी में डाला गया है, उसके ऊपर एक बैलून होता है, बैलून, राइट। अभी होगा क्या, इस बैलून को बाहर से हवा भरी जाएगी, इन्फ्लेट और डिफ्लेट किया जाएगा। जैसे ही हवा भरी जाएगी, ये बैलून फूल जाएगा, फिर हवा निकाली जाएगी तो पिचक जाएगा, इन्फ्लेट और डिफ्लेट होगा। तो जो आर्टरी ब्लॉक थी, जहाँ ब्लॉकेज था, जो रास्ता बंद हो गया था, वो टेम्परेरी कुछ देर के लिए खुल जाएगा। अब चूंकि हमारी आर्टरीज है रबर की तरह सॉफ्ट रहती हैं, अगर आप वायर को निकाल लेंगे तुरंत ही अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर आ जाएंगी। तो ये ब्लॉकेज को परमानेंट खोल के रखने के लिए यहाँ पर एक मेटल का वायर जो है, मेटल की जाली है जिसे हम बोलते हैं स्टंट, वो स्टंट यहाँ पे प्लेस कर दिया जाता है। ये देखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोसीजर है।  . 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
ये बलून है, बलून के ऊपर आपको ये मैश दिख रहा होगा, मेटल की जाली दिख रही है, दिस इज कॉल्ड स्टेंट। ये कोरोनरी स्टेंट एंजियोप्लास्टी कहलाती है। ये स्टेंट यहाँ पे प्लेस करके वायर निकाल दिया, दिस इज व्हाट प्रोसीजर इज कॉल्ड। इस पूरी प्रोसेस में हमें समझना ये है कि नो डाउट ये बहुत अच्छा काम कर दिया, ये वायर निकाल लिया, ये हो गई एंजियोप्लास्टी, और खर्चा होता है मात्र 2 से 3 लाख रुपए। डिपेंड करता है कि आप किस हॉस्पिटल में जा रहे हैं, आपका क्या पैकेज है। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये कि आपकी आर्टरी में जो पुराना डिपॉजिट कोलेस्ट्रॉल तो वो एज इट इज है। आप सोच के तो देखिएगा, आपके बॉडी में, आपके हार्ट में कितने ऐसे ब्लॉकेजेस होंगे, कहाँ कहाँ स्टेंट डाला जाएगा। इट्स नॉट ए परमानेंट सोल्यूशन। ये परमानेंट प्रॉब्लम का टेम्परेरी सोल्यूशन दे दिया। क्या स्टेंट डालने के बाद, क्या एंजियोप्लास्टी कराने के बाद पेशेंट की मेडिसिन बंद हो जाती हैं? नहीं होती हैं, 4 नई गोलियां और ऐड हो जाती हैं। सोचिए कितना इंटरेस्टिंग काम हो रहा है हमारे साथ में। हमें अपने आप को थोड़ा सा अवेयर करने की जरूरत है। इसका मतलब रूट कॉज पे काम नहीं हो रहा। पहला हार्ट अटैक आया 45 साल पे, एंजियोप्लास्टी हो गई, अब 50-55 साल हो गए। हमारे आपके बॉडी में जो डिपॉजिट होने की प्रोसेस है वो तो अभी भी जारी है। 5-10 साल के बाद 55 और 60 के एज के आसपास अब दूसरा हार्ट अटैक आता है। अब दोबारा हॉस्पिटल जाते हैं, अब वही फिजिशियन बोलता है कि साहब अब पूरी आर्टरी ब्लॉकेज है। अब क्या करें? डेफिनेटली उनका काम है आपकी लाइफ को सेव करना। वो क्या करेंगे? जिस तरीके से हमारे हर शहर के अंदर क्या होता है, एक बाईपास होता है ना, जैसे भोपाल हो तो भोपाल अगर सिटी में ट्रैफिक ज्यादा है तो बाहर की बाहर आप निकल जाएं। दिल्ली, बंबई, पुणे, हर जगह बाईपास होते हैं। तो ऐसा ही आपके बॉडी में एक बाईपास, नया रास्ता बना दिया जाएगा। आपके पैर से, आपके बॉडी के किसी ऑर्गन पार्ट से आर्टरी को काटेंगे और उसको यहाँ पे जोड़ देंगे। जो आपको दिख रहा है ना नया रास्ता, ये नया रास्ता बना दिया। अब जो ब्लड का फ्लो जो ब्लॉकेज वाला था वहां से नहीं जाएगा, नए रास्ते से जाएगा। खर्चा होता है मात्र 5-7 लाख रुपए होता है। ये 5-7 लाख रुपए आपने अपने बच्ची की शादी के लिए, बच्ची की एजुकेशन के लिए कहीं जमा करके रखे तो वो पैसा यहाँ पर घुस जाता है एक झटके में। मैंने लोगों को घरों के प्लान करते देखा है, बच्चे की एजुकेशन प्लान करते देखा है, गाड़ी की प्लानिंग करते हुए देखा है, लेकिन आज तक कोई ऐसा बंदा नहीं मिला जिसने अपने 5-10 लाख रुपए की एफडी करा दी हो कि कभी हार्ट अटैक आया तो मेरी एफडी तोड़वा देना। ये मेडिकल इमरजेंसी है। आपकी जिंदगी की मेहनत की गाड़ी कमाई इसमें बर्बाद हो जाती है। क्यों हो गई? क्योंकि आपने खुद ध्यान नहीं रखा। अगर आप थोड़े से एजुकेट और अवेयर हो जाएंगे तो बहुत सारी प्रॉब्लम से आप प्रिवेंट कर सकते हैं अपने आप को। मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि 100% सब कुछ श्योर हो जाएगा, लेकिन सीवियरिटी को हम बहुत हद तक मिनिमाइज कर सकते हैं। नाउ पॉइंट आपके सामने जो बहुत क्रिटिकल और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो आपको भी समझना ये है कि आपने देख लिया कि एलोपैथी मेडिसिन क्या कर रही है। क्या बाईपास के बाद दवाइयां बंद हो जाती हैं? 4 नई गोलियां और ऐड हो जाएंगी। मतलब मरीज के साथ हो क्या रहा है? मरीज के साथ हो रहा है मनोरंजन। सॉरी, मैं किसी पैथी के खिलाफ नहीं, अगेंस्ट में नहीं हूं, लेकिन वाकई में कुछ तो चैलेंज है। क्यों ना कुछ ऐसा सोल्यूशन ढूंढे जिससे रूट कॉज पे हम काम कर सकें। और आपके लिए गुड न्यूज़ ये है कि अगर हम कुछ ऐसा खाना पीना शुरू कर दें, कुछ ऐसा डाइट में लेना शुरू कर दें, कुछ ऐसी लाइफस्टाइल कर लें जिससे हमारी आर्टरीज में जो डिपॉजिट होने की प्रोसेस है, ये जो डिपॉजिट होने की प्रोसेस है, यही प्रोसेस को हम ब्लॉक कर दें। एंजियो मतलब एथेरोस्क्लेरोसिस की जो प्रोसेस है, इसको ब्लॉक कर दें और पुराना डिपॉजिट कोलेस्ट्रॉल है गल के निकल जाए, तो सोचिए कितना बड़ा इंपैक्ट हो सकता है। गुड न्यूज़ ये है कि नेचर के अंदर कुछ ऐसे फूड है, कुछ ऐसा खाने पीने की चीज़ें हैं जिनको अगर आप अपनी डाइट में लेना शुरू करते हैं तो ये जो ब्लॉकेज होने की प्रोसेस है इसको आप रोक सकते हैं और पुराना डिपॉजिट कोलेस्ट्रॉल काफ़ी हद तक रिमूव कर सकते हैं। अगर ऐसा कर लिया तो आपको फ्यूचर में इतने बड़े प्रोसीजर की जरूरत नहीं रहेगी। नहीं तो लकवा लग जाता है, ब्रेन हेमरेज होगा, पैरालिसिस होगा, पूरी ज़िंदगी खराब हो जाती है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि अगर आपको इन सबसे बचना है तो आपको अपनी डाइट में एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूट्रिशन है जिसकी मैं बात करने वाला हूँ, ओमेगा 3। क्या है वो न्यूट्रिशन? ओमेगा 3। ओमेगा 3 जो है वो आपको लेने की ज़रूरत है। अब ओमेगा 3 मिलता किस में है? ओमेगा 3 मिलता है अखरोट में मिलता है, राइट, वॉलनट में मिलता है, जैतून के तेल में मिलता है, अलसी में मिलता है, सैल्मन फिश में मिलता है। आज जितने भी लोग सेशन अटेंड कर रहे हैं, जो भी लोग पहली बार मेरी बात को सुन रहे हैं, आप अपने आप से सवाल करिए कि साहब आपने पिछले 20-30-40 साल में कब अखरोट खाए थे, कब जैतून के तेल में पका हुआ खाना खाया था। जो लोग कुछ अवेयर हैं, एजुकेटेड हैं, जिनको पता है अगर अखरोट खा रहे हैं उनके लिए बधाई, पर जो नहीं खा पा रहे हैं, जिनको पता ही नहीं था, उनके लिए सोचने का विषय है। प्रॉब्लम पता क्या है कि हमारी ह्यूमन बॉडी जो है, ओमेगा 3 आपकी बॉडी खुद से नहीं बना सकती। जिस तरीके से अगर आपको आयरन चाहिए बॉडी को तो आप पालक खाते हैं, विटामिन ए चाहिए तो आप गाजर खाते हैं, कैरेट लेते हैं, विटामिन सी चाहिए तो नींबू खाते हैं। ठीक ऐसे ही ओमेगा 3 आपके बॉडी के लिए एक बहुत ही असेंशियल और इंपॉर्टेंट न्यूट्रिशन है जो आपको लाइफ टाइम चाहिए। प्रॉब्लम सिर्फ इतनी सी कि बचपन से लेके आज तक हमने अपने खाने में ओमेगा 3 नहीं लिया। ओमेगा 3 क्या करता क्या है एक्चुअली में? ओमेगा 3 जो आपके आर्टरीज के अंदर ब्लॉकेज होने वाली की प्रोसेस है, इसको रोकता है।
कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल होने, डिपॉजिट होने की प्रोसेस को रोकता है और डिपॉजिशन को निकालता रहता है। तो जब आप डेली बेसिस पर ओमेगा 3 कंज्यूम करेंगे तो आपके ब्लॉकेज क्लियर होते रहेंगे, डिपॉजिट ही नहीं होंगे। जब ये डिपॉजिट ही नहीं होंगे, ब्लॉकेज होगा ही नहीं, तो आपको क्यों बीपी शुगर की प्रॉब्लम होगी, क्यों आपको हार्ट अटैक आएगा? दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट एंड क्रिटिकल पॉइंट। तो आपकी डाइट में ओमेगा 3 होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप अखरोट खाते हैं तो 1 या 2 अखरोट खा रहे हैं, उससे कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि 20 साल पुराना जो इतना सारा कोलेस्ट्रॉल जमा है वो नहीं निकलने वाला। सबसे बेहतरीन और सबसे आसान और सबसे नेचुरल जो चीज़ है जिसमें ओमेगा 3 अच्छा होता है वो होता है फ्लैक्स सीड्स, अलसी होता है, जिसमें ओमेगा 3 एक सफिशिएंट क्वांटिटी में पाया जाता है। तो या तो आप मुट्ठी भर अलसी रोज खाएं। कुछ लोग 1 चम्मच अलसी खा लेते हैं, लगता है कि मैंने बहुत बड़ा काम कर लिया। सॉरी, यू आर अंडर रॉन्ग इंप्रेशन। कोई भी चीज का जब तक आप ऑप्टिमम डोज नहीं लेंगे तब तक आपको कोई हेल्थ बेनिफिट नहीं मिलने वाला। एक सिंपल सा एग्जांपल है कि अगर किसी एडल्ट को फीवर है तो उसको फीवर कम करने के लिए 500 से 600 mg की पैरासीटामोल चाहिए ही चाहिए। अगर वो 100 mg की पैरासीटामोल खाएगा तो उसका बुखार नहीं जाने वाला। और अगर वो 100 mg की पैरासीटामोल खा के गाना गाए कि नहीं मेरा बुखार ठीक हो जाएगा, तो उसके जाने की तैयारी पूरी है, क्योंकि आप प्रॉपर डोज नहीं ले रहे हैं। तो चाहे वो दवाई हो, चाहे वो न्यूट्रिशन हो, सप्लीमेंट हो, किसी भी चीज़ का अगर आप ऑप्टिमम डोज लेंगे तभी आपको उसके हेल्थ में बेनिफिट दिखने वाले हैं। तो मुझे मालूम है, तो चॉइस आपके ऊपर है कि आप अगर अलसी, भुनी हुई अलसी या कोई भी रफ फॉर्म में अलसी खा सकते हैं मुट्ठी भर के रोज, तो खाइए। अखरोट खा सकते हैं आप 8-10 खा सकते हैं, 1000 रुपये किलो आता है। लेकिन अगर आप ये नहीं कर सकते तो एक स्मार्ट सोल्यूशन है। स्मार्ट सोल्यूशन ये है कि आपको वेस्टीज के द्वारा, इंडिया की एक बेहतरीन न्यूट्रास्यूटिकल कंपनी है जिसको कई सारे अवार्ड्स हैं, रिवॉर्ड्स हैं, इंटरनेशनल और नेशनल, आपको अलसी से तेल को निकाल, अलसी से कोल्ड प्रोसेस के द्वारा तेल निकाल के कैप्सूल में डाल दिया गया है। 1 से 2 कैप्सूल सुबह, 1 से 2 कैप्सूल शाम को खा लेंगे तो आपके बॉडी को जितना रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ ओमेगा 3 वो आपको यहाँ से मिल जाएगा। और इसके जो बेनिफिट है, रिजल्ट्स हैं, आपको 2 से 3 महीने में खुद आपको बॉडी में आपकी रिपोर्ट्स बताएंगे, आपको ब्लड रिपोर्ट आपको बताएगी कि पहले, बिफोर और आफ्टर में क्या फर्क आया। आपको खुद अपने समझ में आएगा ओमेगा 3 कितना बेनिफिशियल है। ये अमृत है आपके हेल्थ के लिए। हर एक हेल्दी इंडिविजुअल को ये लेना चाहिए। सबसे पहला एडवांटेज क्या है कि आपके पूरे सर्कुलेटरी सिस्टम को बेहतरीन करके रखता है। आपके बॉडी में जो एलडीएल का लेवल है वो रिड्यूस करता है, एचडीएल के लेवल को इंप्रूव करता है। जिनको टाइप 2 डायबिटीज है, जो इंसुलिन के इंजेक्शन ले रहे हैं, जिनकी शुगर 400-500 रहती है, अगर आप वो कंज्यूम करेंगे 3 से 6 महीने में, आपको इंसुलिन का डोजेस कम हो जाएंगे, आपका शुगर लेवल धीरे धीरे करके नेचुरल रेंज में आने लगेगा। ऐसे एक नहीं, हजारों लाखों टेस्टिमोनियल हिंदुस्तान में। आप यूट्यूब पर जाएं, आपको पता चल जाएंगे इन प्रोडक्ट के रिजल्ट्स। ओमेगा 3 अपने आप में एक एंटी इन्फ्लेमेटरी का काम करता है, राइट। एंटी इन्फ्लेमेटरी मतलब दर्द निवारक। आपके बॉडी में कहीं पर भी आपको दर्द है, सूजन है, न्यूरोलॉजिकल पेन है, आप ओमेगा 3 लेंगे, धीरे धीरे करके नेचुरली वो दर्द आपका सबसाइड हो जाएगा। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बाद लेते हैं तो ओमेगा 3 ये ब्रेन डेवलपमेंट के लिए सबसे ज्यादा एसेंशियल है। तो बच्चों में जो कंजेनाइटल बर्थ डिफेक्ट होते हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, ब्रेन प्रॉपर डेवलप नहीं है, सीपी के पेशेंट्स होते हैं बच्चे, वो रिस्क बहुत कम हो जाएगी। हेल्दी बच्चे का ब्रेन डेवलपमेंट हेल्दी होगा और डिलीवरी में भी आसानी होती है। हेयर के लिए, स्किन के लिए, लेडीज लोगों के लिए अमृत है। आपका जो इतना हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, राइट, उसकी वजह से तमाम सारे पीसीओडी है और तमाम सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, उनके लिए अमृत है ये। तो अगर आप अपने आप को हेल्दी, फिट और एक अच्छी लाइफ मेंटेन करना चाहते हैं, ओमेगा 3 इज द मोस्ट एसेंशियल न्यूट्रिशन फॉर योर डाइट, यू मस्ट टेक। कॉस्ट की बात मैं करूं तो एक बॉटल जो होती है इट कॉस्ट अराउंड 500 500 रुपए की आती है। 1 महीने का कोर्स है। अगर आपने ये 4 से 6 महीने, साल भर भी खा लिया तो आपने कितना इन्वेस्ट किया अपने बॉडी को हेल्दी रखने के लिए, फिट रखने के लिए? 5-6 हजार रुपए इन्वेस्ट किए। जो 5 लाख 10 लाख रुपए बीमार होने के लिए बर्बाद करने वाले थे, जिंदगी भर दवाइयां खाने वाले थे, उससे लाख गुना बेहतर डिसीजन है। सो 3 तरह के ओमेगा 3 हैं वेस्टीज के अंदर। एक वेस्टीज फ्लेक्स ऑयल है, दूसरा कोकोनट ऑयल है, तीसरा क्रेल ऑयल है। इन तीनों में सबसे बेस्ट अगर मैं बात करूं तो क्रेल ऑयल है। लेकिन चूंकि ये समुद्री मछली से निकाला जाता है, अगर किसी को वेज और नॉन वेज का इशू है तो यू कैन टेक फ्लेक्स ऑयल एंड कोकोनट ऑयल, बट रिजल्ट्स आपको अप्रोप्रिएट सभी में रिजल्ट्स बराबर मिलने वाले हैं, राइट। सो ये तो हो गई ओमेगा 3 की बात। अब मैं लास्ट बात कर रहा हूँ अगले 5 मिनट्स के लिए। हमें समझना है कि आपके बॉडी में इसका एक छोटा सा डेमोस्ट्रेशन भी है, आप यूट्यूब पर जाके देखेंगे। थर्मोकॉल के ऊपर अगर आप ये फ्लेक्स ऑयल पुट करते हैं तो पूरा डिसइंटीग्रेट, डिजोल्व कर देता है। मतलब किस तरीके से ओमेगा 3 आपके आर्टरीज में जो ब्लॉकेज उनको निकालता है, उसका लाइव डेमोस्ट्रेशन आप यूट्यूब पे जाके देख सकते हैं, राइट। ये जो बैड कोलेस्ट्रॉल आपके बॉडी में आया, ये कहाँ से एंटर करता है ये आप समझिएगा। हमारे और आपके घरों में जो हम कुकिंग ऑयल यूज करते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम जो कुकिंग ऑयल यूज कर रहे होते हैं,
वो कुकिंग ऑयल कौन सा यूज करते हैं? ज्यादातर हम मार्केट से रिफाइंड ऑयल लेके आते हैं। ये एनडीटीवी की रिपोर्ट है, यहाँ से आपको पता चलेगा कि वो ऑयल के अंदर क्या डाला हुआ है। आपके तेल में छुपा है ऐसा स्लो पॉइजन जो हर रोज आपको मौत के करीब ले जा रहा है। ये खुलासा किया है दिल्ली की एक संस्था CAC यानी सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट ने। देश के 30 बड़े तेल ब्रांड्स को CAC ने अपने लैब में टेस्ट किया और जो नतीजा निकला वो बेहद चौंकाने वाला था। CAC के मुताबिक आप जिस तेल का इस्तेमाल करती हैं उसमें मिला हुआ है ऐसा प्रतिबंधित ट्रांस फैट जो सेहतमंद इंसान को भी दे सकता है हार्ट अटैक, कैंसर, डायबिटीज और अल्जाइमर जैसी खतरनाक बीमारियां। जरा सोचिए, आप जिस तेल का इस्तेमाल करती हैं वो तेल हर पल आपको ले जाता है खतरनाक बीमारी के पास। आपके तेल तो इम्पोर्टेंट ये है कि हम कौन सा तेल यूज करें। बहुत सारा रिसर्च किया गया है। रिसर्च के बाद ये पता चला है कि जो राइस ब्राइन ऑयल होता है, प्रेस्टीज में एक बेहतरीन शानदार कुकिंग ऑयल आता है जिसको बोलते हैं राइस ब्राइन ऑयल। आपने बहुत सारे ब्रांड्स आते देखे होंगे राइस ब्राइन ऑयल, बट देयर इज सम डिफरेंस, बहुत सारा डिफरेंस इस राइस ब्राइन ऑयल में और मार्केट के राइस ब्राइन ऑयल में। राइस ब्राइन ऑयल पैदा कैसे होता है? राइस के ऊपर जो ब्राउन कलर का लेयर होता है, छिलका होता है, उससे निकाला जाता है और वर्ल्ड की लीडिंग मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन WHO, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन हैदराबाद एंड अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन, जो लीडिंग कार्डियोलॉजी संस्था है जो मेडिकल रिसर्च करती है हार्ट रिलेटेड डिजीज के ऊपर, उन्होंने रिसर्च के बाद ये पाया कि जिन फैमिलीज में जो लोग राइस ब्राइन ऑयल को यूज करते हैं अपने कुकिंग में, उन फैमिलीज में बीपी, शुगर, हार्ट अटैक की रिस्क बहुत कम हो जाते हैं एज कम्पेयर टू वो फैमिलीज जो नॉर्मल रिफाइंड ऑयल को यूज कर रहे हैं। ऐसा क्या होता है राइस ब्राइन ऑयल के अंदर? राइस ब्राइन ऑयल के अंदर एक एक्टिव कंपोनेंट होता है जिसको हम बोलते हैं गामा ओराइजिनोल। गामा ओराइजिनोल एक एक्टिव कंपोनेंट होता है। गामा ओराइजिनोल करता क्या है? गामा ओराइजिनोल बेसिकली जो आर्टरीज के अंदर आपके जो बैड कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट है, पहली बात तो वो डिपॉजिट होने की प्रोसेस है उसको ब्लॉक करता है, जिससे ब्लॉकेज की प्रोसेस बंद हो जाती है। दूसरा, जो डिपॉजिट है उसको धीरे धीरे करके रिमूव करने में हेल्प कर रहा होता है। मतलब ये है कि आपके घर में, आपके किचन में ही बीमारी का जो खजाना है ना, वो आपके किचन में छुपा हुआ था। अगर आज के इस सेशन से आपको कोई चीज क्लिक होती है तो मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, एक मैसेज है कि अगर आप अपने आप को हेल्दी रखना चाहते हैं, फैमिली को इन बीमारियों से बचाना चाहते हैं, तो दुनिया की जितनी भी आप अच्छे कपड़े में, अच्छे परफ्यूम में, अच्छी लग्जरी कारों में जो खर्चा कर रहे हैं, ठीक है, सबसे एक चीज जो चेंज करना है वो आपका कुकिंग ऑयल है। सबसे इंपॉर्टेंट, क्रिटिकल है, क्योंकि यहीं से आपके बॉडी में डिपॉजिट होने की प्रोसेस जारी होती है और 5, 10, 15, 20 साल से जब ये डिपॉजिट ज्यादा हो जाता है तो फिर ये बीमारी में कन्वर्ट हो जाता है। आपको अगर मैं लॉजिकली बताऊं तो जो आप मार्केट से रिफाइंड तेल आप लेके आते हैं, क्या कॉस्ट आप लेते हैं? कोई भी ब्रांड का आप उठा के देखें, वो रिफाइंड तेल बनता है सोयाबीन से। सोयाबीन से बनता है, मेजोरिटी ऑफ रिफाइंड तेल सोयाबीन से बनाया जा रहा है। अगर आप उसकी कॉस्टिंग निकालें तो 1 kg सोयाबीन जो होता है, 1 kg सोयाबीन की कॉस्ट होती है 40 रुपीज। 1 kg सोयाबीन से अगर आप ऑयल को एक्सट्रैक्ट करें तो कितना लीटर तेल निकलने वाला है? हार्डली 200 ml। 1 kg सोयाबीन की कॉस्ट है 40 रुपीज। अगर आपको 1 लीटर सोयाबीन ऑयल निकालना है तो आपको 5 kg सोयाबीन लगने वाला है। 5 kg सोयाबीन की जो कॉस्टिंग आती है वो आती है 200 रुपीज। मार्केट से आप जो रिफाइंड तेल लेके आ रहे हैं वो 100 रुपए में, और एक्चुअल में प्योर रिफाइंड तेल आपको मिलेगा 200 रुपए लीटर। आप सोच के तो देखिए आपको क्या मिल रहा है। मार्केट में जितने भी रिफाइंड तेल आपको मिल रहे हैं, 90% या 95% ज्यादा रिफाइंड तेल के अंदर पाम ऑयल डाला जाता है, जो गाढ़ा चिपचिपा ऑयल है, जो 100 मतलब 20, 25, 30 रुपए लीटर मार्केट से, मतलब जो थाईलैंड है, मलेशिया से इंपोर्ट होता है, उसको मिला के डाला जा रहा है। सबसे खतरनाक चीज है जो हमारे बॉडी में जा रही है, और सबसे बिना हमारी कोई भी कुकिंग प्रोसेस है वो तेल हम यूज कर रहे हैं। तो अगर आपको हेल्दी रहना है, फिट रहना है, तो आपका कुकिंग ऑयल आज ही रिप्लेस कर दीजिएगा। आप बहुत सारी बीमारियों को अपने घर से निकाल सकते हैं। गैस है, एसिडिटी है, तमाम सारा जो प्रॉब्लम्स होते हैं वो आप मिनिमाइज कर देंगे। राइस ब्राइन ऑयल क्यों अच्छा है, इसके बारे में हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये बताया कि राइस ब्राइन ऑयल हेल्थ के लिए कितना बेनिफिशियल है। पाकिस्तान के गांवों में भी हो सकता है। मैं नौजवानों को उदाहरण देता हूं। आपके उड़ीसा में चावल की खेती होती है, पैडी पैदा होती है, उसका जो छिलका होता है, उसका जो तेल निकलता है, आज वो दुनिया में खाने के लिए उत्तम तेल माना जाता है। बहुत बड़ी मात्रा में भारत से
सबसे महंगा तेल अगर विदेश जाता है तो ये चावल के छिलके से निकला हुआ तेल जाता है। क्या उड़ीसा, आपको क्या लगता है, मतलब ये किसी कंपनी या ब्रांड को प्रमोट नहीं कर रहे हैं, उनका इतना मानना है कि हिंदुस्तान की सरकार का, हमारे देश में को डायबिटीज की कैपिटल है, ओबेसिटी में हमारे सबसे हाईएस्ट नंबर बढ़ते जा रहे हैं, बीपी के केस नंबर किस बढ़ रहे हैं। एक इंपॉर्टेंट चीज है, कुकिंग ऑयल है जो हमारे घरों में यूज हो रहा है, अगर हम बदल लें तो लाखों करोड़ रुपए जो इलाज में, बीमारियों में, ट्रीटमेंट में खर्चा हो रहा है वो हम सेव कर सकते हैं। सिर्फ छोटा सा एक बदलाव, एक छोटा सा एक डिसीजन आपको और आपकी फैमिली को बहुत सारी बीमारियों से बचा सकता है। इसके अलावा राइस ब्रान ऑयल के क्या बेनिफिट हैं, अमेजिंग बेनिफिट हैं। सबसे पहला, ये आपको हार्ट को हेल्दी रखता है। दूसरा, इसके अंदर एक फेरोलिक एसिड होता है। 40-50 ईयर्स के आसपास जो फीमेल्स में मीनोपॉज से रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस आते हैं, राइट, उनकी बॉडी में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन कम होने लगता है, मीनोपॉज आने लगता है, तो फेरोलिक एसिड मीनोपॉज से रिलेटेड जो कॉम्प्लिकेशंस हैं उनको मिनिमाइज करता है, राइट, और एक हेल्थ को मेंटेन करने में हेल्प रखता है। हमारी जो स्किन होते हैं, स्किन की जो इलास्टिसिटी है और जो अच्छी स्किन दिखने का राज होता है, हमारी स्किन में एक स्क्वेलिन करके कंपोनेंट होता है जो स्किन को ग्लोइंग और इलास्टिसिटी बना के रखता है, यंग लुकिंग रखता है। वर्ल्ड की जितनी भी टॉप मोस्ट प्रीमियम स्किन केयर कॉस्मेटिक क्रीम्स हैं उसमें राइस ब्रान ऑयल एक कंपोनेंट होता है। जस्ट इमेजिन करिएगा, राइस ब्रान ऑयल के अंदर एक नेचुरली एक कंपोनेंट होता है स्क्वेलेंस, जो आपकी स्किन को हेल्दी और यंग रखने में मदद करता है। चाइना में, जापान में आप देखेंगे उनकी स्किन बड़ी अच्छी रहती है। दे आर यूजिंग दिस कंपोनेंट इन देयर ब्यूटी प्रोडक्ट्स। इसके अंदर एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज होती हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स प्रॉपर्टी होती हैं जो कैंसर से बचाने में हेल्प करती हैं। विटामिन ई होता है जो हमारे नर्वस सिस्टम को हेल्दी रखता है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, नॉर्मल कुकिंग ऑयल जब आप यूज करते हैं, रिफाइंड ऑयल को जब आप पकाने में कोई चीज यूज करते हैं, जनरली होता क्या है कि आप उसको एक बार यूज करने के बाद फेंकते नहीं है। और खासकर जो मार्केट में समोसे, कचौड़ी, भजिए की दुकान है, जिस दिन से दुकान खुली है वो काला काला पड़ चुका है तेल, उसी तेल को रिसाइकिल और टॉपअप करते रहते हैं। आपको बता दूं, जब रिफाइंड तेल को आप रिसाइकिल करते हैं तो वो और ज्यादा गाढ़ा और चिपचिपा हो जाता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है। वो हमारे लिए एक स्लो पॉइजन है, जहर है। मेहरबानी करके बाहर का जो जंक फूड होता है, डीप फ्राइड चीजें होती हैं, उनको अवॉइड करिए, क्योंकि यही वो चीजें हैं, यही वो बैड चीज है, कोलेस्ट्रॉल जो हमारे बॉडी में डिपॉजिट हो रहा है। राइस ब्रान ऑयल के अंदर सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है कि राइस ब्रान ऑयल 100 डिग्री टेम्परेचर पर स्टेबल होता है। अगर इसको आप 2-3-4 बार रिसाइकिल भी करेंगे तो ये ऑक्सीडाइज नहीं होता, गाढ़ा नहीं पड़ता और धुआं नहीं छोड़ता है, राइट। 2-3 बार आप रिसाइकिल करेंगे, इससे ज्यादा रिसाइकिल नहीं करना चाहिए। और पानी की तरह पतरा है। नॉर्मल रिफाइंड तेल को आप रखेंगे तो गाढ़ा चिपचिपा रहता है, राइट, क्योंकि उसमें पाम ऑयल है। वेस्टीज राइस ब्रान ऑयल 100% प्योर है और बिल्कुल नॉन स्टिकी टाइप का रहता है और लेस एब्जॉर्बिंग फार्मूला है। नॉर्मल रिफाइंड तेल अगर आपके घर में 4 लीटर लगता है महीने का, मतलब आप 400 रुपए खर्च कर रहे हैं, साथ में बीपी, शुगर, हार्ट अटैक आपको फ्री में मिलता है रिफाइंड तेल यूज करने से। लेकिन अगर आपने ऑयल चेंज किया, वेस्टीज राइस ब्रान ऑयल यूज किया या एक कोई अच्छा ब्रांड यूज किया, तो आपको पहला तो इतने सारे हेल्थ बेनिफिट मिलने वाले हैं। ये हेल्थ कुकिंग ऑयल कम है, न्यूट्रिशन मतलब टॉनिक की तरह काम करने वाला है, वो ज्यादा है। साथ में आप इतनी सारी बीमारियों को अवॉइड कर सकते हैं। कॉस्ट कितनी है, लेस एब्जॉर्बिंग फार्मूला है, तो सिर्फ 2 लीटर में आपका महीने काम हो जाने वाला है। सो एक तो कॉस्ट भी आपकी बच रही है, साथ में जो इतनी सारी बीमारियां होने वाली थी उनसे आप अपने आपको, अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। सो आज के जो हेल्थ सेशन में मैं समराइज करूंगा, मैंने जो आपको चीजें बताई कि अगर आपको हेल्दी रहना है, फिट रहना है, तो आपको 4 चीजों पर काम करना है। नंबर 1 एक्सरसाइज, दूसरा पॉजिटिव एटीट्यूड, तीसरा रेस्ट और चौथा न्यूट्रिशन मतलब बैलेंस डाइट। आपको खाना प्रॉपर करना है। खाने में आपको सलाद प्रॉपर टाइम पे लेना चाहिए, बिकॉज सैलेड जो होती है वो आपकी बॉडी को क्लीन करने में बहुत हेल्प करती है। तो मेक श्योर 1 प्लेट सलाद सुबह शाम खाना खाने से पहले जरूर कंज्यूम करें। इससे आपका डाइजेशन सिस्टम प्रॉपर रहेगा, इससे आपका ब्लड शुगर, कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करने में हेल्प रहती है। प्लस मैंने आपको बताया ये जो सप्लीमेंट्स हैं ये फाउंडेशन सप्लीमेंट है, बेसिक सप्लीमेंट है। हर एक हेल्दी इंडिविजुअल को अपनी फैमिली में ये कंज्यूम करना चाहिए। ये एक छोटा सा इन्वेस्टमेंट है अपने ऊपर, अपने फैमिली को हेल्दी रखने के लिए। आने वाले टाइम में लाखों रुपए एलोपैथी और मेडिसिन की जरूरत ना पड़े, उनको आप अवॉइड करें। तो एक अच्छा हेल्दी रूटीन प्लस एक प्रॉपर न्यूट्रिशन आपको और आपकी फैमिली को हेल्दी बना के रखने में हेल्प करने वाला है। सप्लीमेंट में क्या लेना है आपको, प्रोटीन पाउडर, राइट, स्पिरुलिना, फ्लेक्स ऑयल मतलब ओमेगा 3 एंड राइस ब्रान। ये 4 बेसिक फाउंडेशन सप्लीमेंट हैं जो एक नॉर्मल हेल्दी फैमिली को लेना चाहिए। लास्ट में एक चीज आपको ऐड करना चाहूंगा, सिंस अभी कोविड का टाइम चल रहा है, राइट, दोबारा से लॉकडाउन आ चुका है, रिस्क ज्यादा बढ़ रही है, तो आपको और हमें सबको अगर इस खतरनाक बीमारी से बचना है, इस वायरस से बचना है, तो आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग रहेगा तो आप अपने आप और अपनी फैमिली को बचा सकते हैं।
तो वेस्टीज के अंदर इम्यूनिटी की एक बहुत ही शानदार रेंज आती है और एक इम्यूनिटी पैकेज है। अगर आप वो इम्यूनिटी पैकेज यूज करते हैं तो यकीन मानिए आप अपने आप को बहुत हद तक और अपने नियर डियर को, खासकर जिनकी उम्र 40-50 के ऊपर है, उनको तो जरूर कंज्यूम करना चाहिए, क्योंकि उनकी रिस्क ज्यादा है, क्योंकि उस समय बीपी शुगर हो चुका होता है, कोई ना कोई लाइफस्टाइल डिजीज है, तो उस केसेस में इम्यून सिस्टम डाउन होने की वजह से कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं या क्रिटिकल कंडीशन ज्यादा हो जाती है। तो ये कुछ नेचुरल सप्लीमेंट्स हैं वेस्टीज के पास, जिनको हम बोलते हैं इम्यूनिटी पैकेज, इम्यूनिटी बूस्टर्स, और ये नेचुरल है, 100% आयुर्वेदिक हैं। इनको आप यूज करना शुरू करें आने वाले 6 महीने साल भर, आई एम श्योर कि आप और आपकी फैमिली इस क्रिटिकल प्रॉब्लम से अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। वो प्रोडक्ट क्या है? पहला नोनी है। नोनी एक प्लांट होता है, मोरिंडा सिट्रीफोलिया। इस पर एपीजे अब्दुल कलाम ने किताब लिखी है नोनी के ऊपर, नोनी द मिरेकल फ्रूट। कोलेस्ट्रॉम जो होता है, गाय भैंस जब बछड़े को जन्म देती है ना, तो ताजा दूध जो निकलता है, जो पीओसी निकलता है, कोलेस्ट्रॉम, वो एक प्रोडक्ट है वेस्टीज के अंदर। अगर आपके घर में बच्चे हैं 2, 4, 5 साल और बड़े, हर कोई व्यक्ति इसको ले सकता है, 100% सेफ है। मेरे घर में 2 डॉटर्स हैं, उनको थ्रू आउट द ईयर हम कोलेस्ट्रॉल दे रहे होते हैं, एंड टच वुड, बाय गॉड ग्रेस, सर्दी जुकाम खांसी बुखार बार बार हॉस्पिटल के चक्कर नहीं लगाने पड़ते। इट इज अमेजिंग। बच्चे से लेके बड़े सभी को ले सकते हैं। कर्क्यूमिन मतलब हल्दी, हमारे घरों में हल्दी, हिंदू समाज में मतलब हिंदुस्तान में हल्दी का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। कोई भी पूजा होती है तो वहाँ यूज करते हैं। चोट लग जाती है, घाव लग जाता है, तो बोला जाता है कि रात को गर्म दूध में डाल के गोल्डन मिल्क पीना चाहिए, राइट? वो हल्दी है, पर उसमें जो एक्टिव कंपोनेंट होता है कर्क्यूमिन, वो बहुत कम मात्रा में होता है। तो ये जो कर्क्यूमिन वेस्टीज का सप्लीमेंट है, इसमें जो एक्टिव कंपोनेंट है हल्दी का, दैट इज कर्क्यूमिन, वो एक अच्छी क्वांटिटी में होता है। और हल्दी जो का जो मेन कंपोनेंट होता है कर्क्यूमिन, वो काली मिर्च जो पाइपरिन होता है उसके साथ में आपकी बॉडी में अच्छे तरीके से काम कर सकता है। तो ये एक साइंटिफिकली डिजाइन फॉर्मूला है जो आप यूज कर सकते हैं एक सुबह एक शाम। आंवला, विटामिन सी हम सब जानते हैं, इम्यूनिटी के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। सीबकथॉर्न लेह लद्दाख में पाए जाने वाला एक चेरी होती है, राइट? और इम्यूनिटी के लिए -40-50 डिग्री टेम्परेचर पे चेरी हो रही होती है। सीबकथॉर्न आपके इम्यून सिस्टम को बिल्ड करने में बहुत हेल्प करता है। और गिलोय जो होता है, गिलोय गिलोय घनवटी है, राइट? गिलोय प्लस एक लिक्विड आता है वेस्टीज में, उसको आप यूज कर सकते हैं। इनमें से 2-3 प्रोडक्ट या पूरा पैकेज जो भी आपको कंफर्टेबल लगता है, आपको जिस व्यक्ति ने इन्वाइट किया है, आप उससे कंसल्ट करें, डिस्कस करें, वो आपको क्या आपके लिए बेस्ट पॉसिबल है, वो कॉम्बिनेशन आपको सजेस्ट कर देगा, राइट? एंड विद दिस आज का सेशन हम यहीं पर ओवर करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंस लिसनिंग, राइट? अब आपके कोई सवाल हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं, क्वेरी है, या कुछ